हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन करने वाले हैं। जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का स्वागत है और उन सभी लोगों को अभिनंदन कि आप लोग एक कदम आगे बढ़ रहे हो अपनी सफलता की ओर। ये पूरा सेशन अच्छे से देखिए, आप लोगों के लिए एक एक पॉइंट जो आपको बताऊंगा, एक एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपको बताऊंगा, आप लोगों के लिए काम का रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से जो है फ्रेंड्स हमारे सेशंस की तरफ में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है, अपनी अपनी एनर्जी दे दी है। और यहाँ पर मैं आप लोग जो है वो टीचिंग परीक्षा को बर्थडे विश भी कर रहे हो, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो उन सभी लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है। तो आप लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं टॉर्च बियरर हो इस सेशन के, जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी से, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जहां जहां शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे फ्रेंड्स। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और टीचिंग परीक्षा का जन्मदिन है आज, तो आप भी टीचिंग परीक्षा हो, आप भी टीचिंग परीक्षा के मेंबर हो, तो आपको भी टीचिंग परीक्षा के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, तो हम लोग जो है फ्रेंड्स आज के इस उपलक्ष्य में जल्दी से जो है फ्रेंड्स हमारे सेशन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। और रिपब्लिक डे की भी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। ठीक है, आपको बताना था किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी। ठीक है, इनमें से कौन सी तिथि थी? ये आप लोगों का बीपीएससी टीआरई 2.0 के एग्जाम के अंदर में आया था। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं कि बेसिकली 1857 का जो विद्रोह हुआ था, 1857 का विद्रोह, उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी से अधिकार लेकर, ईस्ट इंडिया कंपनी पहले शासन कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे अधिकार लेकर ब्रिटिश क्राउन को दे दिए गए थे। मतलब ब्रिटिश जो हुकूमत थी उसने अपने हाथ में सत्ता ले ली थी। तो ये जो सत्ता का हस्तांतरण था, ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करके जो ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटेन की जो सरकार है, वो अपने हाथ में पूरा का पूरा शासन ले रही है। इसको रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा कहा जाता है, क्वींस प्रोक्लेमेशन। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन। ये किया गया था आपका 1 नवंबर 1858 को। प्लीज ये याद रखना है आप लोगों ने, 1 नवंबर 1858 को, 1857 को नहीं हुआ था, 1858 को हुआ था। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। ठीक है, अच्छा ये प्लेस कौन सा था ये बताना है आप लोगों ने, कौन सी जगह पे किया गया था ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है आप लोगों का। ठीक है, एक दो चीजें और बता दो, अगर आप लोग ध्यान से सुन रहे हो। देखिए बहुत बढ़िया, 2 मिनट के अंदर में 1500 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं फ्रेंड, 1600 से ज्यादा लाइक आप लोगों ने कर दिए। तो मैं आप लोगों को और ज्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देता चलता हूँ साथ साथ में। देखिए, ये जो प्लेस था ये था इलाहाबाद। इलाहाबाद जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना है कि इलाहाबाद जो है ये वॉर हेडक्वार्टर था। तो आप लोगों को याद रखना है, वॉर हेडक्वार्टर या फिर यहाँ पर में जो विद्रोह मुख्यालय है, ठीक है, वो कहाँ बनाया गया था? अंग्रेजों के द्वारा जो है। तो आप लोग याद रखोगे इलाहाबाद के अंदर में बनाया गया था। एक और चीज, ये क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन किसने पढ़ा था? ये भी क्वेश्चन बन सकता है भाई, कोई ना कोई तो होगा ना जिसने इलाहाबाद में इसको पढ़ा था। ठीक है, तो वो था तुम्हारे मामा का लड़का लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। लॉर्ड कैनिंग जो है ये लास्ट गवर्नर जनरल था इंडिया का, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और फर्स्ट वाइसराय। 2-3 क्वेश्चन आप लोगों के यही क्लियर हो गए। ठीक है, तो यहां पर मैं पहला जो है वाइसराय भी यही था, लॉर्ड कैनिंग, और आखिरी गवर्नर जनरल की पोस्ट को ही बदल के वाइसराय कर दिया गया था, लॉर्ड कैनिंग था। एक क्वेश्चन आपका यूपीएससी के अंदर में आया था कि 1857 के विद्रोह के समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, क्योंकि गवर्नर जनरल को वाइसराय करने वाली जो बात थी वो तो 1858 में हुई थी। 1857 के समय में तो इसका पोस्ट का नाम गवर्नर जनरल था, तो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से फ्रेंड, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर करते रहेंगे आप सभी लोग। सेकंड क्वेश्चन तक ही हम लोगों के यहाँ पर 2000 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं, 1700 से ज्यादा लाइक कर दिए। जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप सभी लोग, 2000 प्लस लाइक्स भी हो जाने चाहिए। ठीक है, नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, जो बच्चों ने कल रात में, मैंने 1857 का विद्रोह आप लोगों को करवाया हुआ है पेड क्लास के अंदर में, उसकी शुरुआत हमने की है। कितने बच्चे थे क्लास के अंदर में? मुझे पूरा यकीन है कि अगर आपने कल रात में सेशन अच्छे से देखा है, ठीक है, पेड क्लास के अंदर में, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। ठीक है, 1857 के विद्रोह के लिए किसने कहा था कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम ना तो प्रथम है, ना राष्ट्रीय है, ना स्वाधीनता संग्राम है। ना तो ये राष्ट्रीय संग्राम था, ना तो ये स्वतंत्रता संग्राम था, ना ही ये धार्मिक संग्राम था। ये भी उन्होंने एक बात कही थी। ये बताइए जल्दी जल्दी से किसने कहा था? ठीक है, बहुत बढ़िया, बिंदास इंडियन जी, प्रिया जी, कालिका, विकास, सभी लोग यहाँ पर मैं आंसर करें, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये कहा था आरसी मजूमदार जी ने अपनी पुस्तक के अंदर में, आरसी मजूमदार, इतिहासकार आरसी मजूमदार। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड, जितने भी लोग अभी भी टीचिंग परीक्षा के साथ में नहीं जुड़े हैं, ठीक है, आप देखिए कि कहीं देर ना हो जाए बहुत ज्यादा। टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर आप लोग जो है ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को पढ़ाई जा रही है, जो नॉलेज कैप्सूल्स है, जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जा रहे हैं,
वो आपका रिवीजन हो रहा है। देखिए वो बच्चों ने कल रात में पढ़ा, आज उन्होंने रिवीजन कर ली, ठीक है, उनका डबल फायदा हो गया, उनको याद हो गया हमेशा हमेशा के लिए। तो 7611101101 96978844 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अभी तो आज आपका 26 जनवरी के उपलक्ष्य में, ठीक है, और टीचिंग परीक्षा फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य के अंदर में आपका हाईएस्ट एवर जो है डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है आपका, ठीक है। आज की जो क्लास होने वाली है ना आप लोगों की, मतलब जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है 1857 की, उसके अंदर मैं सारे बताने वाला हूँ कि किसने किसने क्या कहा था। मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कल रात में, ठीक है। जैसे आरसी मजूमदार है, उन्होंने कहा था कि ये विद्रोह ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, और ना ही स्वतंत्रता का संग्राम था, ठीक है। LER रीस जो थे, ठीक है, रीस, उन्होंने कहा था कि भाई वॉर अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी, ये ईसाई धर्म के खिलाफ युद्ध था, ठीक है। एसएन सेन जो थे, उन्होंने कहा था कि एक सिपाही विद्रोह था, ठीक है। जॉन लॉरेंस ने कहा था कि ये एक सिपाही विद्रोह था, दोनों की एक ही बात थी, ठीक है। आर होम्स जो थे, उन्होंने कहा था कि ये सभ्य और असभ्य लोगों का संघर्ष था, और सभ्य कौन थे? हम लोग। असभ्य कौन थे? अंग्रेज लोग, है ना। आया का बड़ा आर होम्स कहीं का, ठीक है, हमको असभ्य बोलता है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग तो ये ले लेंगे, हम सभ्य थे, तुम लोग असभ्य थे, ठीक है, ऐसा पकड़ लेते हम लोग। तुम्हारा क्या मतलब था वो तुम अपने पास में पिपुड़ी बना के रखो, हम ही लोग सभ्य थे, तुम लोग असभ्य थे, अंग्रेज लोग, ठीक है, ऐसा रखेंगे अपन लोग। इसने बोला थोड़ी ना कि कौन सभ्य थे कौन असभ्य थे करके, अपन लोग सभ्य थे भाई, ठीक है। चलिए, तो सभ्य और असभ्य के बीच में किसने कहा था? आर होम्स ने कहा था। ये वैसे मैं पूरा का पूरा आप लोगों को बताने वाला हूं। और आप लोग जानते हो फ्रेंड कि 70वीं बीपीएससी के अंदर में मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो 2-3 क्वेश्चन जो हम लोगों ने कल रात में कराए थे, ठीक है, वो करा दीजिए एग्जाम वाले क्वेश्चन, कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वीर सावरकर, वीडी सावरकर जो थे, विनायक दामोदर सावरकर, उन्होंने कहा था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। चलिए जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स, 1982 लाइक्स हो चुके हैं, 2000 लाइक्स हो जाने चाहिए हमारे सेकंड क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़े तब तक, जल्दी से सभी के सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए बीपीएससी हेडमास्टर के एग्जाम का क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों से बोला गया सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जी, राजा राम मोहन रॉय, बाल गंगाधर तिलक, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2024 में हेडमास्टर की एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का। तो देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, मैं आप लोगों को हिंट देता हूं, आप लोग बताते जाएंगे कि किसने लिखी है, ठीक है। चलिए हिंट दे रहा हूं आप लोगों को, जिन बच्चों ने नहीं भी किया है और जिन बच्चों ने आंसर लगा दिया, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते जाइए उनके बारे में। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है, आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना जो है कहां पर में हुई थी ये बता देंगे आप लोग, प्लेस बताएंगे कहां हुई थी, ईयर कौन सा था आर्य समाज को स्थापित करने का। एक एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे भी बनते हैं आप लोगों के। सत्यार्थ प्रकाश, इन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था पाखंड, पाखंड खंडन, पाखंड खंडन नाम की पुस्तक लिखी थी इन्होंने, ठीक है, पाखंड खंडन, ओके, पाखंड खंडन नाम की पुस्तक लिखी थी इन्होंने, पाखंड खंडन। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आंसर हो जाएगा आप लोगों का। आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, इन्होंने, ठीक है, एक नारा दिया था, इंडिया फॉर इंडियंस, भारत जो है भारतीयों के लिए है, ये नारा इन्होंने दिया था। साथ ही साथ आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक और नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, ठीक है, बैक टू द वेदास, बैक टू दी वेदास, वेदास, ठीक है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं आप लोगों से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों से सभी से जानना चाहूंगा कि आर्य समाज की स्थापना कहां और कौन से साल में हुई थी। हर एक बच्चा कमेंट के अंदर में आंसर कर देगा जल्दी जल्दी से, ठीक है। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। हिंदू पैट्रियाट, ये मैंने जो है फ्रेंड्स आप लोगों को जो बीपीएससी टीआरई 4.0 की ओल्ड बैच है उनके बच्चों को पता होगा कि नील विद्रोह जब हम लोगों ने पढ़ा था तो उसके अंदर में हमने देखा हुआ है, ठीक है। आगे में अभी जो न्यू बैच है उसके अंदर में भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। हिंदू पैट्रियाट नाम का जो अखबार था उसके संपादक कौन थे? तो हिंदू पैट्रियाट नाम का जो अखबार था उसके संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी। इन्होंने भारत के अंदर में जो नील विद्रोह हुआ था, ठीक है, उससे पहले जो किसान थे उनकी बात को लोगों तक पहुंचाने की बहुत भरकस प्रयास किया था इन्होंने अपने अखबार हिंदू पैट्रियाट के जरिए, हरीश चंद्र मुखर्जी, ठीक है। तो इसको मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों को करवाया हुआ है, ठीक है, पेड क्लास के अंदर में भी, तो इसको भी प्लीज याद रखिएगा आप लोग। हिंदू पैट्रियाट, नील आंदोलन, ठीक है, नील जो आंदोलन था उस समय में, नील आंदोलन के समय में, नील आंदोलन को जनता तक अपने कौन से अखबार, किसने अपने अखबार नील पैट्रियाट के जरिए पहुंचाया था? हरिश्चंद्र मुखर्जी, ठीक है। हरिश्चंद्र मुखर्जी का कौन सा अखबार था जिसने नील आंदोलन के समय में, नील आंदोलन हुआ था 1859 के अंदर में, ठीक है, 1859 में, ओके। वो चंपारण आंदोलन अलग है और ये नील आंदोलन अलग है। तो हिंदू हिंदू पैट्रियाट नाम के अखबार से उन्होंने पहुंचाया था, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। नाउ अब आप लोगों से एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक
ठीक है, नील दर्पण नाम की पुस्तक किसने लिखी? ये क्वेश्चन आपका 65वीं बीपीएससी री एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूं, आप लोग बताइए नील दर्पण किसने लिखी थी? नील दर्पण नाम की पुस्तक किसने लिखी थी? नील दर्पण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आप लोगों का, आपको बताना है नील दर्पण किसने लिखी है, ठीक है, सभी लोग बताएंगे यहां पर में। नील दर्पण फेमस है, नील विद्रोह के ऊपर में 1859 के अंदर में जो नील विद्रोह हुआ था उसी के ऊपर में है, ठीक है। तो नील दर्पण जो है लिखी गई थी दीनबंधु मित्रा के द्वारा, दीनबंधु मित्रा के द्वारा। तो चलिए रिवीजन करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने देखा कि नील आंदोलन कब हुआ था, आप लोग मेरे साथ साथ में रिवाइज करते चलिए, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। नील आंदोलन हुआ था 1859 के अंदर में स्टार्ट हुआ, 1859-60 के अंदर में चला, ठीक है। उसके बाद में हिंदू पैट्रियट नाम का जो अखबार था, हरिश्चंद्र मुखर्जी, ठीक है, उन्होंने पुरजोर तरीके से इनकी आवाज उठाई थी अपने अखबार हिंदू पैट्रियट के अंदर में, हरिश्चंद्र मुखर्जी ने, ठीक है। और इसके ऊपर में एक नाटक भी लिखा गया था नील दर्पण, दीनबंधु मित्रा के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आपको बताना है, ये देखिए ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से बता जाएंगे इसका आंसर क्या होगा। जितने भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स के साथ में जुड़ना चाहते हैं अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, नीचे में नंबर चल रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों में से जितने भी लोग हैं जो आज रात 12 बजे से पहले ले लेंगे, ठीक है, उन सभी लोगों को एक फ्री गिफ्ट भी मिल रहा है। 2000 रुपए का जो वैदिक मैथमेटिक्स का जो कोर्स है टीचिंग परीक्षा का, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, वो आज रात 12 बजे तक। कल से हो सकता है कि अगर आप कल लो तो फिर आपको अलग से लेना पड़े उसको, ठीक है, लेकिन आज 12 बजे तक सभी के लिए एक तो 60% ऑफ भी है सारे कोर्सेज पे, प्लस वो कोर्स भी फ्री मिल रहा है। प्लीज टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सारे इन्फोग्राफिक्स लगा दीजिए। चलिए तो फ्रेंड देखिए यहां पर मैं अगर हम लोग बात करेंगे विद्रोह को किसने पहले बार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था, ठीक है, तो वीडी सावरकर। अच्छा इनमें से किसने कहा था, इन ऑप्शंस में से बताना है। चलो आप लोग समझदार हो गए अभी, आप लोग बताइए इन ऑप्शंस में से किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह ना तो पहला विद्रोह था, ना तो ये स्वतंत्रता का विद्रोह था, ना ये कोई धार्मिक विद्रोह था, ना ही ये पहला कोई विद्रोह था, ठीक है। बताइए किसने कहा था? आरसी मजूमदार ने कहा था कि ये स्वतंत्रता का पहला विद्रोह नहीं है, ठीक है, आरसी मजूमदार जो इतिहासकार है उन्होंने कहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है, प्लीज याद रखिएगा आप लोग। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे फ्रेंड 70वीं बीपीएससी का क्वेश्चन, ये था आपका टीआरई 2.0 का क्वेश्चन 2023 के अंदर में, ठीक है, 70वीं बीपीएससी 2024 का क्वेश्चन। बताइए आंसर क्या होगा। हु फर्स्ट डिस्क्राइब द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? लीजिए 2023, 2024, अब आगे 2025 में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो टीचिंग परीक्षा ने पढ़ाया है वही क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर में आए हैं, ठीक है। देखिए आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में एक बहुत ही प्यारा सा, ठीक है, ओवरले भी लगाया गया है आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य के अंदर में। बहुत ही मुश्किल से जो है फ्रेंड्स ये डेमोक्रेसी मिली है। अच्छा एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ, टीआरई का क्वेश्चन है, किसने कहा था कि निर्विवाद रूप से, ठीक है, निर्विवाद रूप से डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट है? किसने कहा था? ठीक है, निर्विवाद रूप से डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट है, ये किसने कहा था? चलिए तो आप लोगों के जो है फ्रेंड्स आंसर आप लोग बताते रहेंगे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर भी वीडी सावरकर हो जाएगा। देख सकते हो आप लोग ऑप्शंस भी लगभग लगभग सेम ही आए। 3000 बच्चे पार हो चुके हैं, जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप सभी, ठीक है। ये देखिए आप लोगों को पढ़ाया था ये पॉइंट ऑलरेडी एग्जाम में आने के भी पहले आप लोगों के। नाउ रिपब्लिक डे सेल आप लोगों का चल रहा है फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी 60% ऑफ के साथ में। साथ ही साथ आप लोगों को जो है वो मैथमेटिक्स का, वैदिक मैथमेटिक्स का कोर्स भी मिल जाएगा साथ में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था कौन सी थी? बीपीएससी 2016 के अंदर में पूछा गया प्रश्न, आपको बताना है कि पूर्वगामी संस्था उसके जस्ट पहले, ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था कौन सी थी? तो आपको याद रखना है इंडियन एसोसिएशन जो है वो पूर्वगामी संस्था थी, उससे पहले इसका मर्जर कर दिया गया था 1886 के अंदर में, ठीक है, कांग्रेस के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, आप लोगों की 1876 में कलकत्ता में। पूरा डिटेल में हमने इसको पढ़ा हुआ है। इसके संस्थापक थे आनंद मोहन बोस, ठीक है, प्लस, ठीक है, आपका सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इसकी स्थापना की थी 1876 में, बट 10 साल के बाद में इसको कांग्रेस में मर्ज कर दिया गया था 1886 के अंदर में, ठीक है। तो आंसर इसको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर में 1886 के सेकंड सेशन के अंदर में इसको मर्ज कर दिया गया था। ओके, तो प्लीज इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आएंगे। 1876 के अंदर में भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है इंडियन एसोसिएशन की, उसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने उससे पहले। और आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसकी स्थापना की थी।
नाउ फ्रेंड देखिए 70वीं बीपीएससी का एक क्वेश्चन आप लोगों का, लेटेस्ट वाले क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं कि बीपीएससी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है हाल फिलहाल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये अभी अभी 70वीं बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, जल्दी बताइए। 2386 लाइक्स हो चुके हैं, 5000 का टारगेट है हमारा। हर एक बच्चा अपना अपना योगदान देते रहेगा तो और ज्यादा जो है आप लोगों को पढ़ाने की जो है मन में इच्छा जागृत होंगी। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोग कंटिन्यूअसली यहाँ पर मैं जो है वो आंसर्स लगा रहे हो। अब मैं पहले इसको पूरा डिटेल में आप लोगों को जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद में फिर एक नेक्स्ट और गजब का क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो आंसर इसका जो है हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। अब मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये आप लोगों ने आंसर कर दिया, फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष। बताइए कौन सा सेशन था वो, ठीक है। जो बच्चे ने टीचिंग परीक्षा के साथ में पेड क्लास में पढ़ा है वो तो बहुत आसानी से बता देगा ईयर कौन सा था और प्लेस कौन सा था, कहां पर में हुआ था ये सेशन। दोनों ही क्वेश्चन कमेंट में आंसर करिए। अगर आप लोग भी करना चाहते हो, आप लोग चाहते हो कि आपकी ये सारी की सारी प्रैक्टिस हो जाए, तो नीचे में नंबर चल रहा है, टीचिंग परीक्षा के साथ में आज ही जुड़ जाइए ताकि आप लोग सिलेक्शन के साथ में टॉप रैंक भी ला सके, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो क्वेश्चन भी लगा दीजिए, हमारे हमने पेड कोर्स में करवाया भी है वो क्वेश्चन, सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? वो थे रहमतुल्लाह एम सयानी, ठीक है। मैं रहमतुल्लाह एम सयानी को आर एम सयानी लिख देता हूँ शॉर्ट में, आर एम सयानी, ठीक है, रहमतुल्लाह एम सयानी, ठीक है, ये आए हैं रहमतुल्लाह एम सयानी, ठीक है। ये बने थे 1896 के अंदर में कलकत्ता सेशन में, कलकत्ता। इस सेशन की खास बात यह है कि पहली बार वंदे मातरम इसमें गाया गया था, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम इसी में गाया गया था। सेकंड नंबर के मुस्लिम अध्यक्ष थे आर एम सयानी, फर्स्ट थे बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, तब तक जो है फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ये मौका दे रहा हूं कि आप बताइए बदरुद्दीन तैयब जी कौन से सेशन में अध्यक्ष बने थे, सभी लोग बताएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं इंडियन नेशनल मूवमेंट की जो पेड क्लास नंबर 1 है उसके अंदर में हम लोगों ने देखा हुआ है 1887 में, 1887 के अंदर में मद्रास अधिवेशन के अंदर में सैयद बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। सैयद बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम जो है यहाँ पर में अध्यक्ष बने थे, ठीक है, मद्रास अधिवेशन के अंदर में। ओके चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। आप लोगों को फिर से बता दूं कि 60% ऑफ जो है आपका आज रात 12 बजे तक ही वैलिड है। जितने भी बच्चे 7611 101 9697 88844 इस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप लोग, या टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पर जाइए डायरेक्टली, वहां से भी आप कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आज जितने भी बच्चे हैं 12 बजे से पहले जितने भी लोग ले लेंगे, ये 1999 का जो कोर्स है आपका लगभग 2000 का, ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को आज मिल जाएगा, आज 12 बजे से पहले जितने भी लोग ले लेंगे। बस सिंपली क्या करना है, आप लोग जब कोर्स ले लोगे उसके बाद में आप लोगों को जिस भी नंबर से आपने कोर्स लिया है उस नंबर से इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, 9322054840 के नंबर पे व्हाट्सएप करना है, ठीक है। टीम आपको पूरी प्रक्रिया बता देंगी, ठीक है, और आपको ऐड भी कर देंगी कोर्स के अंदर में, ठीक है। चलिए नाउ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बीपीएससी एएओ 2021 का क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी से बताइए आप लोग प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से एकदम स्पीड में आंसर करेंगे और आगे बढ़ेंगे जल्दी से, ठीक है। आप लोगों के पास में 10 सेकंड का समय है केवल। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ईयर और प्लेस अब आप लोग जल्दी से लिखो, ठीक है। 1887 मद्रास, 1887 मद्रास, हर कोई बच्चा लिखेगा जल्दी से 1887 मद्रास लिखते जाओ, ठीक है, 1887 मद्रास। नाउ ठीक है, तो आप लोगों का चाहे बीपीएससी टीआरई 4.0 हो, चाहे आपका कंप्यूटर टीचर का कोर्स हो, चाहे आपका डी ट्रिपल एस बी केवीएस सीटेट कोई भी कोर्स हो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर में ज्वाइन हो सकते हो ना। अब इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग, बीपीएससी हेड टीचर का क्वेश्चन, हेड टीचर का क्वेश्चन है ये, आप लोगों को बताना है इसका आंसर क्या होगा। जी देखिए आप लोगों से क्या बोला था यहाँ पर, मैं बहुत ध्यान से समझना, ये एक नहीं 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स यहाँ पर मैं आप लोगों को मिल सकते हैं। मैं बताऊं कैसे आप लोगों को 6 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है ये। सबसे पहली बात तो एक एक नंबर का खुद से क्वेश्चन बन जाएगा ये, और एक नंबर एक्स्ट्रा ये इस तरीके से बनाकर क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स अगर आप लोगों से बात करूं, मूक नायक जो है वो किससे संबंधित है, तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से संबंधित है। मूक नायक नाम का अखबार उन्होंने निकाला था। अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी, आपको बताया था कि इनके ऊपर में लाठियों की बरसात की गई थी, लाठियां बरसाई गई थी साइमन कमीशन का विरोध करते करते। कितने लोगों को पता है लाहौर में इनके ऊपर में लाठियां बरसाई गई थी। तो भाई अगर आप पर लाठियां बरसाई जाए तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या आप लोगों को? आप हैप्पी होंगे कि अनहैप्पी होंगे? अनहैप्पी होंगे ना।
तो लाला लाजपत राय, ऐसे याद रखने के लिए याद रख लेना आप लोग, अनहैप्पी इंडिया उन्होंने लिखी थी। वैलेंटाइन शिरोल, इंडियन अनरेस्ट इन्होंने लिखी। अब ये जो वैलेंटाइन है ना, इसकी थोड़ी सी चुगली करना चाहता हूं मैं आप लोगों के साथ में। आइए थोड़ी सी चुगली करते हैं। गर्ल्स बॉयज आ जाओ, आ जाओ भाई। शिरोल तू इधर आ। वैलेंटाइन शिरोल, चिरोल, इसने क्या बोला, जो बाल गंगाधर तिलक थे, लोकमान्य तिलक जो थे हमारे, उन्होंने कहा कि ये फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट है। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट, भारत में अशांति के जनक कौन है, लोकमान्य तिलक को कहा। वैलेंटाइन शिरोल, ठीक है, तेरा नाम वैलेंटाइन है, प्यार का नाम है तेरा, 14 फरवरी को तेरे नाम पे दिन मनाया जाता है। बातें तो अच्छी कर लिया करो कम से कम, ठीक है। यहाँ पर मैं फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसी को कहा, तेरे को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहेंगे तो तुमको अच्छा लगेगा। अशांति का जनक मतलब बाल गंगाधर तिलक ने जो है दंगे फसाद भड़का है, ऐसा बोलना चाहता है तू। अब क्या होगा, तेरे वजह से एग्जामिनर जो है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी मैं टीम को से कहूंगा कि मेरी टीम जल्दी से क्वेश्चन लगा दीजिए, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको कहा जाता है। किसी ना किसी एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन पूछ लिया होगा, है कि नहीं बात। अब किसी ना किसी एग्जामिनर ने इस सफेद मुंह की वजह से क्वेश्चन पूछ लिया कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको कहा जाता है, और टीचिंग परीक्षा की टीम उसके ऊपर में क्वेश्चन लगा देंगे अभी, वो क्वेश्चन आपको दिखाने के लिए, ठीक है। बेचारे लोकमान्य तिलक को बदनाम कर दिया, वैलेंटाइन कही का, ठीक है। इंडियन अनरेस्ट, तो इंडियन अनरेस्ट नाम की पुस्तक किसने लिखी थी, वैलेंटाइन शिरोल ने। इसने फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था लोकमान्य तिलक को। सचिंद्र नाथ सान्याल ने बंदी जीवन नाम की पुस्तक लिखी। अब ये हो गया आप लोगों का। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके ऊपर में एक इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बनेगा आपका, अभी थोड़ी देर में आप लोगों के सामने आएगा। द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, भारत के पार्टीशन के कौन दोषी है, गिल्टी मैन। ये अबुल कलाम आजाद जी ने नहीं लिखी थी। ये पुस्तक किसने लिखी थी, राम मनोहर लोहिया जी ने। अपने आप में एक क्वेश्चन बनेगा, राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया जी ने लिखी थी, ये लोहिया जी ने, राम मनोहर लोहिया जी ने। ये अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है, द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया किसने लिखी है, द गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन। लिख दो कमेंट के अंदर में, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है। बीपीएससी हेड टीचर के एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। चलिए, तो ये अभी लगा दे द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन थोड़ी देर के अंदर में क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, 3700 बच्चे जुड़ चुके हैं, जल्दी जल्दी से एक बार सेशन को सभी लोग लाइक कर देंगे। जिन बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया हाथ ऊपर कर दो एक बार। 2700 से ज्यादा बच्चे, 3700 से ज्यादा देख रहे हैं। एक बार देखना चाहेंगे कितने लोग यहाँ पर में लाइक एंड शेयर करते जा रहे हैं, अपना अपना योगदान दे रहे हैं। जल्दी जल्दी से हाथ ऊपर कर देंगे सभी लोग, ठीक है। बहुत बढ़िया, मोनालिसा यादव जी, नूर, मुमताज, ठीक है, उजाला, सोनाल, सोहेल, मित्तल, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अपना अपना योगदान दे दिया है, ठीक है। प्रियंका कुमारी, शिल्पी, अंजलि, अरहान, ठीक है, मोहम्मद सोनू, जावेद, जायरा, चलिए बहुत बढ़िया, रोहित सिंह, बहुत बढ़िया, गुड, ठीक है। तो ये वो बच्चे जिन्होंने सेशन को अपना अपना योगदान दे दिया है। बदरुद्दीन तैयब जी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले दूसरे मुस्लिम कौन थे। चलिए, ये भी क्वेश्चन अगर मान लीजिए आ जाए तो क्या आंसर करोगे। बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, उनके बाद में कौन बने थे अध्यक्ष। कमेंट में आंसर्स करते रहना है आप सभी लोगों ने। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड, बदरुद्दीन तैयब जी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष दूसरे कौन बने थे, तो ये बने थे आर एम सयानी, ठीक है। कहा दिख रहे हैं आप लोग, बताइए मुझे, रहमतुल्लाह एम सयानी। ये बने थे 1886 के 1896 के अंदर में, कलकत्ता में बने थे, ठीक है, कलकत्ता के अंदर में। ओके, तो रहमतुल्लाह एम सयानी दिख नहीं रहा कहीं पे भी, तो नन ऑफ दी अबव आंसर लगाएंगे हम लोग। नन ऑफ दी अबव, कितने लोगों ने नन ऑफ दी अबव आंसर लगाया है डी, हाथ ऊपर करके बताइए एक बार, कितने लोग थे जिन लोगों को समझ में आ गया, अब याद हो गया है, हमेशा हमेशा के लिए याद हो गया है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप लोग जो है फ्रेंड्स प्रैक्टिस करते रहिए। दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह एम सयानी। इस सेशन के अंदर में कौन सा वाला सॉन्ग गाया गया था, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता देंगे मुझे, कौन सा सॉन्ग था जो इस सेशन के अंदर में गाया गया था पहली बार, ठीक है। भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, ये देखिए, वो सफेद जो था ना, सफेद मुहा, वैलेंटाइन शिरोल, उसने कहा था कि भारतीय अशांति के जनक, ठीक है, किसको कहा था, बाल गंगाधर तिलक को। और देखिए एसएससी सीजीएल वालों ने क्वेश्चन पूछ लिया इसके ऊपर में, और एसएससी सीजीएल क्या कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे, बीपीएससी टीआरई वाले क्वेश्चन पूछ लेंगे इस पे, डी ट्रिपल एसबी वाले, केवीएस वाले, सुपर टेट वाले क्वेश्चन इस पे पूछ लेंगे, ठीक है। बदनाम कर दिया, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था, वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था इनको, ठीक है। चलिए,
आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में ब्रिटिश अधिकारियों में भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता था? यूपी पीसीएल वालों ने भी पूछ लिया। ठीक है, हमें तो अपनों ने लूटा, गहरों में कहा दम था, हमारी कश्ती वहां पे डूबी जहां पे पानी कम था। हमारे भारतीय लोग भी एग्जाम के अंदर में देखिए बाबा बाल गंगाधर तिलक को छेड़ रहे हैं यहाँ पर। बाल गंगाधर, ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीय अशांति का जनक किसे कहा था? तो भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ब्लैंक में अपने मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन की स्थापना की थी। मैं आप लोगों को ना इसके पीछे की कहानी सुनाता हूँ, इसके पीछे हुआ क्या था। इसके पीछे का पूरा बात ऐसी है कि तुम्हारे चचा का लड़का था एक लॉर्ड बर्केनहर्ड। ठीक है, बर्केनहर्ड जो था एक चैलेंज दिया हमको। कहानी सुनो क्या हुआ था पूरी की पूरी। उस समय भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एक पोस्ट होती थी, ये ब्रिटेन में एक मंत्री होता था भारत के मामलों का मंत्री, वो था लॉर्ड बर्केन हेड। ठीक है, ये लॉर्ड बर्केन हेड जो है ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, भारत के मामलों का मंत्री ब्रिटेन के अंदर में। उसने हमको एक चैलेंज दी। ठीक है, क्या चैलेंज दिया उसने? कि तुम भारतीय लोग एक हमको संविधान बना के दिखाई। ठीक है, ऐसा उसने हमको चैलेंज दिया। हम लोग बोले भाई तू दिखाई नहीं होता, दिखाओ होता है करके। ठीक है, सही से बोलना सीख ले पहले अंग्रेज। ठीक है, तो लॉर्ड बर्केनहर्ड ने हमको चैलेंज दी, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ठीक है उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। 1927 का सेशन चल रहा था, ठीक है, मद्रास में। ओके, M.A. अंसारी, ठीक है, M.A. अंसारी उस सेशन के अध्यक्ष थे, M.A. अंसारी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सर्वदलीय जो है सम्मेलन की स्थापना की और कहा कि हम क्या करेंगे, हम एक समिति बनाएंगे जिसमें सारे पार्टीज के लोग रहेंगे, अलग अलग पार्टीज के, और हम एक संविधान का मसौदा बनाकर दिखाएंगे इनको। हम एक संविधान का मसौदा तैयार करके दिखाएंगे, प्रूफ करके दिखाएंगे कि हम भी बना सकते हैं। ठीक है, तो संविधान का एक मसौदा तैयार करने के लिए 1927 के मद्रास अधिवेशन में सर्वदलीय सम्मेलन की स्थापना की गई थी। मोतीलाल नेहरू कमेटी बनाई गई उसके बाद में। ठीक है, मोतीलाल नेहरू कमेटी। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन जो है, मैंने पेड क्लास के अंदर में कितने बच्चे थे जब मैंने बर्केनहेड वाला आपको बताया था? साइमन कमीशन भारत में आया कब? साइमन कमीशन कब आया था भारत में? यह आया था 1927 में। ठीक है, नवंबर 1927 में इसका गठन हुआ। ठीक है, गठन हुआ था इसका, और ये भारत में आया था। ठीक है, फरवरी 1928 में भारत में आया। ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा गया था कि साइमन कमीशन के गठन के समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत के मामलों के मंत्री कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे। जो पेड क्लास के बच्चे थे वो तो बहुत ही इजीली इसका आंसर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पूरा बताया था कि कैसे दिमाग लगाना है आप लोगों ने। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को अभी मैंने इस क्वेश्चन में बताया कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लॉर्ड बर्केनहेड थे, उन्होंने 1927 में हमको चैलेंज दिया था। आप रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे कर सकते हो? यूपी टीजीटी के एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आया ये वाला आप लोगों का कि साइमन कमीशन के गठन के समय में भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन थे? ठीक है, तो लॉर्ड बर्केनहेड थे, ये आप लोगों को याद आंसर लगना है। ठीक है, लॉर्ड बर्केनहेड, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। मैं वायसराय की बात नहीं कर रहा हूँ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की बात करो। वायसराय तो लॉर्ड इरविन थे। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन किसके द्वारा लिखी गई है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे आप सभी, इसका आंसर क्या होगा? चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के जो है यहाँ पर में आंसर्स यहाँ पर में आने स्टार्ट हो गए हैं। राम मनोहर लोहिया जो थे, इन्होंने लिखी थी गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की बहुत प्रबल संभावना है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, 4100 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में देख रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, 3200 के करीब लाइक्स हो चुके हैं, 3196, 4 लाइक्स दूर है हम लोग 3200 से। सभी लोग सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग जो है फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ब्लैंक को
दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन के वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये बताना है आप लोगों ने। इस समय में पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव पारित हुआ था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, ये भी बता देंगे आप लोग। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव इसी शहर में पारित हुआ था। लाहौर शहर कौन सी रिवर के किनारे पे बसा हुआ है, जल्दी बता देंगे, कौन सी रिवर है वहां पर में? ठीक है, आंसर कर दीजिए आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। ठीक है, आपका देखिए ये क्वेश्चन है, किसने, अच्छा ये वाला क्वेश्चन पहले आंसर करिए। लेखक और उनके कार्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? बिहार एग्रीकल्चर की एग्जाम के अंदर में पूछा गया प्रश्न। देखिए अगर आप लोग चाहोगे कि इस तरीके से मैं आपको हर एक एग्जाम के क्वेश्चन करवा दूं, बिहार की डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर में पूछे गए प्रश्न, तो आप लोगों ने एक सिंपल सा काम करना है। आप लोग जहां भी सेशन को शेयर कर सकते हो, आप लोगों ने शेयर करना है। ठीक है, 5000 बच्चे अगर यहाँ पर मैं आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि नेक्स्ट वीक भी आप लोगों के लिए एक बड़ा सेशन ऐसे ही आयोजित करेंगे हम लोग। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे लेखक और उनके कार्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, तो आप लोग याद रखिए कि सुभाष चंद्र इंडिया द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है, द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये लिखी गई थी, आपको याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तो सेकंड वाला गलत हो गया। ठीक है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है ये गांधी जी की पुस्तक है। ठीक है, गांधी जी, गांधी गांधी जी की पुस्तक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, तो ये भी गलत हो गया आप लोगों का। तो एक ही है यहां पर में सही, द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक। बिहार एग्रीकल्चर 2023 की एग्जाम के अंदर में आया हुआ प्रश्न है आप लोगों का। एग्जाम का क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया फ्रेंड्स। ठीक है, एग्जाम का। ठीक है, अच्छा, मैं नास्तिक क्यों हूं, ये क्वेश्चन जो है, वाई आई एम एन एथिस्ट। ठीक है, मैं नास्तिक क्यों हूं, ये पुस्तक जो है भगत सिंह ने लिखी थी। वाई आई एम एन एथिस्ट, वाई आई एम एन एथिस्ट। ठीक है, एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं, ये पुस्तक लिखी थी भगत सिंह के द्वारा। ठीक है, वाई आई एम एन एथिस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, किसने HRSA समूह की हिंसक विधियों की आलोचना अपने लेख द कल्ट ऑफ बॉम्ब में की थी? देखिए, द कल्ट ऑफ बॉम्ब किसने लिखा था? ठीक है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, द कल्ट ऑफ बॉम्ब, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, थोड़े दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया भी था। ठीक है, द कल्ट ऑफ बॉम्ब नाम से जो है एक लेख लिखा था। ठीक है, द कल्ट ऑफ बॉम्ब, ठीक है, महात्मा गांधी ने, जिन्होंने HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो तरीके थे बम बनाकर जो है लोगों को डराकर, अंग्रेजों को डराकर उनको भयभीत करने के, ताकि वो भारतीयों को आजादी दे सके, उनके अधिकार दे सके, तो उसकी आलोचना गांधी जी ने की थी कि भाई इस तरीके से बम बनाकर या बम के जरिए नहीं डराना है, हमें अहिंसक तरीके से डराना है। अब अलग अलग राय थी, अलग अलग लोग थे, ठीक है, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके, लेकिन महात्मा गांधी ने द कल्ट ऑफ बॉम्ब नाम से लेख लिखा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि द कल्ट ऑफ बॉम्ब नाम से लेख किसने लिखा था? महात्मा गांधी जी ने लिखा था। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे आप सभी। HSRA के बारे में अगर मैं आप लोगों से बताऊं, तो इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। HSRA की स्थापना के ऊपर में क्वेश्चन आ चुका है कि कब हुई थी इसकी स्थापना, कहां हुई थी इसकी स्थापना, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। फिरोज शाह कोटला में, फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला ये है दिल्ली के अंदर में, तो दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, 1928 के अंदर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में पूछने की संभावना बन जाती है आप लोगों की। ठीक है, महात्मा गांधी ने द कल्ट ऑफ बॉम्ब नाम से एक लेख लिखा और HSRA की आलोचना की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, गांधी जी की HSRA के तरीकों की आलोचना के जवाब में फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब किसने लिखा? भाई जवाब भी तो देना है ना। ठीक है, तो गांधी जी ने लिखा द कल्ट ऑफ बॉम्ब, ठीक है, उसके जवाब में फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब नाम से एक जो है उसका जवाबी तौर पर एक लेख लिखा गया। ठीक है, तो ये लेख किसने लिखा था? तो जवाबी तौर पे जो ये लेख लिखा गया था फ्रेंड्स, ये लिखा गया था, ठीक है, भगवती चरण वोहरा के द्वारा। ठीक है, भगवती चरण वोहरा। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, भगवती चरण वोहरा। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भगवती चरण वोहरा ने फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब नाम से पुस्तक जो है लेख लिखा था, द
फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब, बॉम्ब की फिलोसफी क्या है, गांधी जी को समझा रहा था वो। ठीक है, चलिए, तो ये भी आप एक पॉइंट है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, 1929 के अंदर में जो है ये लेख उन्होंने लिखा था, भगवती चरण वोहरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, देखिए 65वीं, 44वीं और 42वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, जल्दी जल्दी से बता देंगे आप सभी के सभी। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के देखिए यहाँ पर कंटिन्यूअसली आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो ए ओ ह्यूम ने की थी। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि ए ओ ह्यूम को फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कब घोषित किया गया था, कब और कहां, कब और कहां घोषित किया गया था। ठीक है, कब और कहां, जल्दी बताइए आप लोग। ये पेड क्लास में हमने पूरा देखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेशन के अंदर में। जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में, मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए स्पेशल जो है वो ऑफर चल रहा है फ्रेंड्स, आपका 60% ऑफ के साथ में टीचिंग परीक्षा पर, रिपब्लिक डे सेल और फाउंडेशन डे सेल के ऊपर में। और आज रात 12 बजे से पहले जितने भी बच्चे एनरोल कर चुके होंगे उनको 2000 रुपए वाला जो वैदिक मैथमेटिक्स का कोर्स है, आप लोग सोचिए कितना मजा आएगा जब आप लोग जो है अपने बच्चों को, ठीक है, स्कूल के अंदर में अपने घर वालों को, अपने बाकी लोगों को जो है वो ट्रिक्स से बताओगे, ट्रिक्स से सॉल्व करके दिखा दोगे। ठीक है, एकदम चुटकियों में मैथमेटिक्स सॉल्व करके देखोगे, आपको एक तो आपकी स्पीड बढ़ेगी मैथ में, दूसरा आप लोगों का एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, जब आप बाकी लोगों को सिखा पाओगे वो चीजें। ठीक है, चलिए, तो वो कोर्स जो है 2000 का है, आपको आज फ्री मिल जाएगा, आज तक जितने भी बच्चों ले लूंगा। कब, तो 1912 के अंदर में जो है फ्रेंड्स ये सेशन हुआ था आपका बांकीपुर पटना में, बांकीपुर पटना के अंदर में ये सेशन हुआ था। ठीक है, और इस सेशन के अंदर में जो है फ्रेंड्स फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस घोषित किया था ए ओ ह्यूम को। तो ए ओ ह्यूम को फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पटना के अधिवेशन में, बांकीपुर पटना के अधिवेशन में घोषित किया गया था, ये याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए, नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस, महात्मा गांधी और बिहार उनकी कुछ यादें। ठीक है, ये पुस्तक किसने लिखी है, महात्मा गांधी और बिहार कुछ यादें। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोगों को बताऊं मैं यहाँ पर मैं कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया मल्टीपल शिफ्ट के अंदर में, एग्जाम के अंदर में, और अभी भी पूछा ही जा रहा है। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, तो टूवर्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन, ये किसकी पुस्तक है, कोई बता सकता है मुझे। टूवर्ड्स टूवर्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन, संपूर्ण क्रांति की ओर, टूवर्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन, ये पुस्तक किसने लिखी थी, ये जल्दी बताइए आप लोग। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। एक और क्वेश्चन आप लोगों का, पढ़ाई के साथ साथ में हम लोगों ने एक और क्वेश्चन यहां पर मैं कर लिया, टोटल टूवर्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, टूवर्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन। ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मेरी 51 कविताएं, ठीक है, माय 51 पोएम्स, मेरी, ठीक है, 51, ठीक है, कविताएं, कविताएं किसने लिखी थी, मेरी 51 कविताएं। तो मेरी 51 कविताएं जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की है, ये याद रखना है आप लोगों ने, अटल बिहारी वाजपेयी। ये क्वेश्चन आया था कि एग्जाम के अंदर में, इसी वजह से आप लोगों को करवा दिया मैंने। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी, बिहारी वाजपेयी, वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। ओके, ये इसको रिवाइज करते रहना है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि जितनी भी यूट्यूब की जितनी भी क्लासेस होती है हमारी, चाहे छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो, सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स में मिल जाती है। जितने भी बच्चों ने टीआरई 4.0 का कोर्स लिया है, केवीएस का, डीट्रिपल का, उनको सारे कोर्सेज के अंदर में पीडीएफ मिल जाती है, तो वहां से भी आप लोग रिवाइज भी कर सकते हो उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहेब, ठीक है, ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था। ठीक है, तो देखिए नाना साहेब
ओके, नाना साहेब धोंदू पंत इनका नाम था ओरिजिनल। तो नाना साहेब जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना है कि ये बाजीराव दो के दत्तक लिए हुए पुत्र थे, बाजीराव दो के, ठीक है, गोद लिए हुए बेटे थे। आप लोगों को कल याद है, हम लोगों ने कल रात में जब क्लास ले रहे थे हम लोग 1857 की, तो हमने टीपी पूरम के बारे में पढ़ा था। कितने लोगों को याद आ रहा है कल रात में क्लास में टीपी पूरम? ठीक है, टीपी पूरम का एक राजा थे, ठीक है ना। तो टीपीपुरम हमारा जो है गांव, टीपीपुरम के राजा जो है दानिशुद्दीन, ठीक है, महाराज दानिशुद्दीन जी, ठीक है। तो हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा था टीपीपुरम। अब मान लीजिए कि मैं आप लोगों को पढ़ाने पढ़ाने में इतना बिजी हो गया कि मेरे टीपीपुरम के अंदर में, ठीक है, मैंने शादी ही नहीं की। अब मैंने आप लोगों में से किसी एक को गोद ले लिया, ठीक है, मैंने आप लोगों में से किसी एक को गोद ले लिया। आप जितने भी बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, 4400 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, तो मैंने आप सब 4400 बच्चों को गोद ले लिया, ठीक है, सबको गोद ले लिया। अब अंग्रेज लोग क्या बोलते हैं कि दानिश सर, आपने जो है शादी नहीं की, आपका खुद का अपना पर्सनल प्राइवेट बेटा नहीं है, पर्सनल मतलब खुद का बेटा होना चाहिए, आपका खुद का, ठीक है, बेटा होना चाहिए, गोद लिया हुआ नहीं चलेगा। आपका टीपी पूरम हम जो है वो हड़प रहे हैं, और इसमें हम क्या करेंगे, ब्रिटेन की टीआरई की एग्जाम लॉन्च करेंगे टीपी पूरम के ऊपर में। ओके, तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स, आप लोगों का जो है गोद लिया हुआ अगर कोई बेटा है तो वो आपका वारिस नहीं बन सकता, वो आपका जो है आगे में नहीं कर सकता। तो नाना साहेब जो है वो गोद लिए हुए बेटे थे बाजीराव दो के। बाजीराव दो, ये बाजीराव मल्हार, वो जो ग्रेट बाजीराव थे वो नहीं थे, ये आखिरी पेशवा थे, पेशवा बाजीराव दो, उनके गोद लिए हुए बेटे थे नाना साहेब। तो इन्होंने क्या किया, ठीक है, खुद को जो है वो पेशवा घोषित कर दिया था, ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है, खुद को पेशवा घोषित कर दिया था। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बनता है कि क्या घोषित कर दिया था उन्होंने। तो उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया था कि भाई मैं पेशवा हूं, ठीक है। तो नाना साहेब ने खुद को पेशवा घोषित कर दिया था 1857 के विद्रोह के समय में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्यों किया था उन्होंने? क्योंकि अंग्रेजों ने जो है उनको वारिस मानने से मना कर दिया था पेशवा बाजीराव दो का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। नाउ ब्लैंक में उनकी सेवाओं के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। तो महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि कब दी गई थी? चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर में बिहार जो है महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी 1915 के अंदर में, ठीक है। ये दी गई थी क्योंकि उन्होंने जो साउथ अफ्रीका में बोयर वॉर चल रहा था, बोयर्स वॉर, ठीक है, साउथ अफ्रीका के अंदर में, साउथ अफ्रीका के अंदर में, जब साउथ अफ्रीका में थे वो, तो साउथ अफ्रीका के अंदर में जब बोयर वॉर चल रहा था तो वहां पर में एम्बुलेंस सर्विस दी थी उन्होंने। एम्बुलेंस, जो घायल लोग थे उन लोगों की मदद करने के लिए एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड की थी। तो इसी वजह से उनको जो है कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी, ठीक है, गांधी जी को। तो गांधी जी जो है कैसरे हिंद की उपाधि बोयर वॉर के अंदर में उन्होंने अपनी जो सर्विसेज दी थी। बोयर वॉर हुआ था आपका 1898 से 1898 से लेकर सन 1900 के बीच में साउथ अफ्रीका के अंदर में हुआ था बोयर्स वॉर, ठीक है। इस समय में गांधी जी ने अपनी सेवाएं प्रदान की थी। तो 1915 के अंदर में उनको जाकर कैसरे हिंद मिला। बाद में गांधी जी ने अपने कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। बोयर वॉर, बोयर वॉर जो है बेसिकली वहां पर में साउथ अफ्रीका के अंदर में कुछ ग्रुप थे, ठीक है, उनसे अंग्रेजों की लड़ाई हो रही थी, उसको बोयर वॉर कहा जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। 1937 में बिहार में पहला भारतीय मंत्रालय किसके नेतृत्व में अस्तित्व में आया था? जितने भी बच्चे जिन्होंने अब तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे फ्रेंड्स, ताकि आगे भी आप लोगों को इसी तरह से सारे वीडियोस मिलते रहे। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे 1937 में बिहार में पहला भारतीय मंत्रालय किसके नेतृत्व में अस्तित्व में आया था, तो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935 के जरिए ये डिसाइड हुआ कि भारत के राज्यों में चुनाव होंगे, ठीक है, चुनाव होंगे। और फाइनली जो है चुनाव हुए 1937 के अंदर में, 1937 में चुनाव होते हैं। बिहार के अंदर में सबसे बड़ी पार्टी कौन थी?
1937 के चुनाव में बिहार में सबसे बड़ी पार्टी कौन थी, जल्दी से बताएंगे। जो ओल्ड बैच के बच्चे हैं टीआरई 4.0 के, अभी टीआरई 4.0 की न्यू बैच के बच्चों को भी मैं वापस से पढ़ाऊंगा, और जो ओल्ड बच्चे उनको भी आपको पता ही है कि न्यू बैच हम लोगों ने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्प्लीमेंट्री दी है, उनको ध्यान रखते हुए, तो वो भी रिवीजन कर पाएंगे। आपको पता है फ्रेंड्स कि 1937 के चुनाव के अंदर में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो कांग्रेस बनी थी, फिर भी उन्होंने जो है वो सरकार बनाने से मना कर दिया। तो मोहम्मद यूनुस की पार्टी जो थी वो सेकंड नंबर की पार्टी थी, इनको प्रीमियर बनाया गया, इनके नेतृत्व में जो है सरकार गठित हुई थी। ठीक है, तो मोहम्मद यूनुस जो है वो बिहार के पहले प्रीमियर प्रधानमंत्री, जो आज का चीफ मिनिस्टर टाइप का होता है ना, वो बने थे। ठीक है, चलिए केवल 400 बच्चे दूर है फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में 5000 लाइव से, तो हर एक बच्चा अगर एक एक बच्चा भी एक एक ग्रुप में शेयर कर देगा, मुझे लगता है कि हम लोग हमारा आज का टारगेट कंप्लीट कर लेंगे। 5000 प्लस होते ही मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि हम नेक्स्ट वीक भी इसी तरीके से सेशन करेंगे। ठीक है, कंडक्ट। तो बैरिस्टर मोहम्मद यूनुस जो थे फ्रेंड्स, पहले चीफ मिनिस्टर जिनको प्राइम मिनिस्टर या प्रीमियर भी बोला जाता था उस समय में, ये बने थे मोहम्मद यूनुस। ठीक है, साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि जितने भी बच्चे आज टीचिंग परीक्षा के कोर्स के साथ में जुड़ जाएंगे, उन लोगों को वैदिक मैथमेटिक्स का कोर्स जो है वो भी मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, 60% ऑफ चल रहा है। ठीक है, ये आप 60% ऑफ भी ले सकते हो आज। ठीक है, और साथ ही साथ ये कोर्स भी आपको मिल जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है, बस इस नंबर के ऊपर में मैसेज करना है, जिस भी नंबर से आपने कोर्स परचेस किया उससे टीम बैकएंड में चेक कर लेंगी। ठीक है, और आपको जो है इस कोर्स के अंदर में ऐड कर देंगे। ठीक है, ये जो 1999 करीब 2000 का कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा आपको। इसमें वैदिक मैथमेटिक्स के बहुत ही बढ़िया बढ़िया से टिप्स दिए हैं, ट्रिक्स दिए हुए हैं, जो आप अपने परिवार के लोगों को भी सिखा सकते हो, अपने खुद के बच्चों को सिखा सकते हो, स्कूल में जाके सिखा सकते हो, या ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हो उसमें सिखा सकते हो, बहुत सारे जगह पे आप सिखा सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इनमें से किस सदस्य ने हिंदू महासभा के सदस्य के रूप में भाग लिया था? डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, हिंदू महासभा के सदस्य के रूप में किसने पार्टिसिपेट किया था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है फ्रेंड्स, इसके अंदर में कौन सी पार्टी से कौन कौन लोग गए थे उसकी पूरी की पूरी लिस्ट देख लीजिए। मुस्लिम लीग से जो है मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद शफी और आगा खान गए थे। ठीक है, हिंदू महासभा से गए थे BS मुंजे और MR जयकर। दलित वर्ग से गए थे डॉक्टर BR अम्बेडकर और रेट्टामलाई श्रीनिवास। सरदार उज्जवल सिंह गए थे सिखों की तरफ से। ठीक है, ये याद रखना था आप लोगों ने। INC की तरफ से कौन गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से फर्स्ट गोल्ड में सम्मेलन में? आप लोग बताएंगे, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग यहाँ पर मैं बता सकते हैं। ठीक है, पहले गोल में सम्मेलन में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कौन गया था ये भी बताते जाएंगे। ठीक है, तो हिंदू महासभा की तरफ से गए थे BS मुंजे और MR जयकर। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर जो है फ्रेंड्स याद रखना है आप लोगों ने, दलित समुदाय की तरफ से गए थे। कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया था, कांग्रेस ने जो है फ्रेंड्स बहिष्कार किया था पहली इंडियन नेशनल पहली गोलमेज सम्मेलन का। ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हो आप लोग। देखिए फ्रेंड्स, सुरक्षा वॉल सिद्धांत के अनुसार कांग्रेस की स्थापना को प्रोत्साहित करने में ह्यूम का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, अब पहली बात तो सेफ्टी वॉल थ्योरी दी किसने थी ये भी बता दीजिए आप सभी के सभी। ठीक है, सुरक्षा वॉल सिद्धांत, सेफ्टी वॉल थ्योरी किसने दी थी? तो सेफ्टी वॉल जो थ्योरी है फ्रेंड्स, ये दी गई थी आप लोगों के, ठीक है, लाला लाजपत राय के द्वारा। ठीक है, लाला लाजपत राय ने कहा था कि A.O. ह्यूम जो थे उन्होंने जानबूझकर जो है भारतीय जो शिक्षित भारतीय लोग हैं उनमें जो असंतोष बढ़ रहा है, ठीक है, जो उनमें गुस्सा बढ़ रहा है, उसको सुरक्षित तरीके से बाहर निकालने के लिए सुरक्षा वॉल सिद्धांत उन्होंने दिया था। मतलब कि जैसे एक कुकर होता है ना, एक कुकर के अंदर में आप लोगों को पता होगा एक वॉल्व लगी हुई होती है, अगर प्रेशर कुकर के अंदर में प्रेशर ज्यादा बढ़ जाए तो ये वॉल्व खुल जाती है और प्रेशर रिलीज हो जाता है ताकि ये कुकर फटने से बच जाए। ठीक है, और आप सुरक्षित रहे। तो ये सुरक्षा वॉल या ये इस तरह से सेफ्टी वॉल जो है वो बनाई गई थी ताकि भारतीय लोगों का असंतोष धीरे धीरे जो है वो निकलता रहे कांग्रेस के वजह से, एकदम फूटे ना। ठीक है, फूटे ना मतलब कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ कोई विद्रोह ना हो जाए। तो ए इज द आंसर, ये इस थेरी का मानना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं हमारे सेफ्टी वॉल थेरी किसने दी थी? लाला लाजपत राय ने दी थी। हर एक बच्चा जल्दी से कमेंट कर देगा। ठीक है, लाला लाजपत राय ने जो है ये दिया था। नाउ फ्रेंड्स अब देखिए बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो कैंसल्ड पेपर था उसके अंदर में आया था, हो सकता है एग्जामिनर सोचे कि भाई चलो रीयूज कर लेता हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, वैसे भी तो पेपर कैंसिल हो गया था। इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? ठीक है, जल्दी बताइए आप लोग।
ठीक है। वंदे मातरम समाचार पत्र, ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि वंदे मातरम समाचार पत्र उन्होंने बंगाल विभाजन के बाद में स्टार्ट किया था। ठीक है, बंगाल विभाजन के बाद में जो स्वदेशी आंदोलन चला था उस समय में। ठीक है, बट बात अलग है कि ये अंग्रेजी भाषा के अंदर में संपादित था। ठीक है, वंदे मातरम। ठीक है, तो फ्रेंड्स आंसर जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा? ठीक है, अरविंद घोष। ठीक है, संपादक कौन थे? अरविंद घोष थे। ठीक है, अरविंद घोष। तो श्री अरविंदो घोष जो है, इन्होंने इसका संपादन किया, इस अखबार को निकाला और इस अखबार को बाद में बंद भी कर दिया गया था। ठीक है, 1908 के अंदर में। तो वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे, ठीक है, अरविंद घोष। अच्छा, अरविंद घोष जो है फ्रेंड्स, आप बताइए कि नरमपंथी थे या गरमपंथी थे? नरम दल के थे या गरम दल के थे? ये भी आप लोग बता सकते हो मुझे। नाउ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में सूक्ष्म अल्पसंख्यकों के विचार का प्रतिनिधित्व करती थी, ये किसने कहा? किसने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है? ठीक है, चलिए 5,000 के हम लोग पास में पहुंचते जा रहे हैं, 4,000 प्लस लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, 4500 के करीब बच्चे देख रहे हैं। जल्दी से सेशन को शेयर जरूर करते रहेंगे, सेशन को लाइक भी करते रहिए सभी लोग, अगर आप चाहते हो कि बड़ा सेशन हो। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर सेशन की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के में भारत में सूक्ष्म अल्पसंख्यकों के विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब बहुत कम लोग हैं इसमें। तो ये कहा था लॉर्ड डफरिन ने। ठीक है, तो लॉर्ड डफरिन का मानना था कि ये शॉर्ट साइटेड माइनॉरिटी है लोगों की, मतलब बहुत कम लोग हैं इसमें। ठीक है, राजद्रोह का कारखाना किसको कहा जाता था? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसको राजद्रोह का कारखाना कहते थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस को। अच्छा, किसने कहा था कि कांग्रेस जो है वो अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए उसका महान उद्देश्य है कि वो भारत के अंदर में कांग्रेस की पीसफुल डिमाइज, कांग्रेस के मरण में उसकी मदद करे? तो ये किसने कहा था? तो कांग्रेस के मरने में मदद करे, ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। ये लॉर्ड कर्जन के संस्कार थे कि किसी को मरने में मदद करे करके। अश्विनी कुमार दत्त, इन्होंने कहा था कि कांग्रेस का जो सेशन है वो 3 दिन का केवल तमाशा होता है। ठीक है, 3 दिन का तमाशा होता है। तो अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, किसने कहा था? हमें जो है फ्रेंड्स और भी लोग थे जिनके बारे में याद रखना है कि किसने क्या क्या कहा था। बैगिंग इंस्टीट्यूट किसने कहा था? भीख मंगी संस्थान। ठीक है, अरविंदो घोष ने कहा था। अरविंदो घोष कहा गया जी, ठीक है, अरविंदो घोष। ठीक है, इन्होंने कहा था कांग्रेस को आईएनसी जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक बैगिंग इंस्टीट्यूट है, भीख मंगी संस्थान है, बैगिंग इंस्टीट्यूट, मतलब कि अंग्रेजों के सामने केवल भीख मांगते रहती है अपने अधिकारों को लेकर। नाउ, किस समाचार पत्र में पहली बार बाइकआउट घोषित किया गया था? बाइकआउट, बाइकआउट मतलब बाइकआउट का मतलब कि भाई हम इन सारी चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, उनसे दूर रहेंगे। तो संजीवनी नाम का एक अखबार था के मित्रा का। ठीक है, तो के मित्रा, के मित्रा करके एक व्यक्ति थे, उनका एक अखबार था संजीवनी। इसके अंदर में पहली बार जो है बाइकआउट शब्द का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। ओके, चलिए, 1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ फ्रेंड्स, मैडम कामा, मैडम भीकाजी कामा, इनके बारे में आप लोगों ने ये याद रखना है फ्रेंड कि मैडम भीकाजी कामा जो है, इनको मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, भारतीय रिवॉल्यूशन की जननी, रिवॉल्यूशन। ठीक है, भारत के अंदर में जो क्रांति हुई है उसकी जननी, भारतीय क्रांति की जननी। इन्होंने क्या किया था? स्टुटगार्ट नाम की जगह जर्मनी में, जहां पर में पहली बार विदेशी धरती पर भारत का झंडा फहराया था। ठीक है, 1907 में। तो विदेशी धरती पर पहली बार झंडा फहराने वाली कौन थी? मैडम भीकाजी कामा। अब जो उन्होंने झंडा फहराया था वहां पर में, ठीक है, उसको भारत में तस्करी करके, भारत में जो है चुरा के कौन लेकर आया था? इंदुलाल याग्निक। आंसर आप लोगों को दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, आप लोग जो है प्रैक्टिस करते रहिए कम से कम। ठीक है, इंदुलाल याग्निक। तो मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों से। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसको कहा जाता है? आप लोगों ने सिंपल सा आंसर करना है, मैडम भीकाजी कामा। कई सारे एग्जाम्स के अंदर में क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी और आगे में भी पूछे जाने की संभावना है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये इवन बीपीएससी की एग्जाम के अंदर में ही ये क्वेश्चन आया हुआ है। मैं जो है वो टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन को भी लगा दीजिए, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, मैंने क्वेश्चन भेज दिया, क्वेश्चन लगा भी देंगे यहाँ पर में हमारी टीम, क्योंकि भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीकाजी कामा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन में किसका नाम कांग्रेस के अगले अध्यक्ष के रूप में गरम दल द्वारा प्रस्तावित किया गया था? देखिए फ्रेंड्स, नरम दल और गरम दल, ठीक है, ये दो दल जो थे, नरम दल और गरम दल, ठीक है,
इनको आप लोगों ने जो है याद रखना है, ठीक है, कि नरम दल कौन थे, गरम दल कौन थे। नरम दल जो थे वो ऐसे लोग थे, ठीक है। मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, अगर हम दिखा पाए तो, ठीक है, कि क्या था वहां पर में। जस्ट अ सेकेंड, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अगर ये वीडियो हम दिखा पाए। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, 1907 का जो सेशन था आप लोगों का, आप लोगों को बता दूं मैं कि सूरत के अंदर में सेशन हो रहा था, ठीक है। अब इसमें अध्यक्ष का चुनाव होना था, तो नरम दल के जो लोग थे, ठीक है, वो चाहते थे कि उनके पसंद का अध्यक्ष बने ताकि उनकी पॉलिसी को आगे बढ़ाए। गरम दल के जो लोग थे वो चाहते थे कि उनके पसंद का अध्यक्ष बने, उनकी पॉलिसी को आगे बढ़ाए, ठीक है। नरम दल वाले जो लोग थे उन्होंने क्या किया था फ्रेंड्स, ठीक है, रास बिहारी घोष जो थे उनको अध्यक्ष बनाया था। रास बिहारी घोष को अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने नामांकित किया। और गरम दल के जो लोग थे उन्होंने नामांकित किया लाला लाजपत राय को, ठीक है, लाला लाजपत राय। आप बताइए कौन जीता? जीत गए रास बिहारी घोष, जीत गए, लाला लाजपत राय हार गए, ठीक है। रास बिहारी घोष जो है ये चुनाव जीत गए और लाला लाजपत राय जो है ये चुनाव हार गए, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर में हुआ क्या था, ठीक है, ठीक है, एक वीडियो है, आई होप आप लोग देखोगे कि क्या हुआ था। नरम दल के जो लोग थे वो गरम दल की जो नीतियां थी उससे सहमत नहीं थे। मतलब वो उनका मानना था कि नरम दल के जो लोग हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कोई काम नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ठीक है। किसका नुकसान हो रहा है इसकी वजह से? ठीक है, भारत के अंदर में जो आंदोलन है उसका नुकसान हो रहा है। तो वो थोड़े से डिसइल्यूजन थे। डिसइल्यूजन मतलब वो उनसे नाराज थे कि भाई ऐसे काम थोड़ी चलेगा, तो वो अलग हो गए। इसको सूरत स्प्लिट कहा जाता है। सूरत में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के अंदर में विभाजन हो गया, ठीक है। आप ये वीडियो देखिए, आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या हुआ था। मगर तुम कुछ मत करना, कुछ मत करना, कोने में खड़ी खड़ी देखते रहना तुम। मगर तुम कुछ मत करना, कुछ मत करना, कोने में खड़ी खड़ी देखते रहना तुम। मगर तुम कुछ मत करना, कुछ मत करना, कोने में खड़ी खड़ी देखते रहना तुम। गरम दल वाले लोग, ठीक है, वो वो नरम दल वाले लोगों की जो पॉलिसी थी उससे खुश नहीं थे, ठीक है। उनका मानना था कि भाई ये लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है, और हमारा जो आंदोलन है वो वेस्ट हो रहा है, और इस वजह से जो है दोनों के बीच में मतभेद हो गया। सूरत स्प्लिट कहा जाता है, कांग्रेस में बंटवारा हो गया। मगर तुम कुछ मत करना, कुछ मत करना, कोने में खड़ी खड़ी देखते रहना तुम। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में अभी हमारे, ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर में नरमपंथी और गरमपंथियों के बीच में बंटवारा हो गया। 23वें नंबर का सेशन था ये सूरत का, ठीक है। इसको सूरत स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मॉडरेट लोगों के अध्यक्ष के रूप में रासबिहारी घोष खड़े हुए थे, एक्सट्रीमिस्ट लोगों की तरफ से लाला लाजपत राय। हु इज कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, ये बताएंगे आप सभी के सभी। जल्दी जल्दी से इसी बात के ऊपर में सेशन को शेयर भी करते रहिए फ्रेंड्स यहाँ पर में। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि भाई था क्या, दिक्कत क्या थी इनको, है ना। उनको काम करने का जो तरीका था, ठीक है, गरम नरम दल वाले जो लोग थे वो गरम दल वाले लोगों के काम करने के तरीके से सहमत नहीं थे, ठीक है। ये बेसिकली मेन मामला था।
चलिए, तो मैडम भिकाजी कामा जो है फ्रेंड्स मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, मैडम भिकाजी कामा। आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि मैडम भिकाजी कामा जो है इन्होंने ही पहली बार जो है वो स्टुटगार्ट नाम की जगह थी, वहां पर में झंडा फहराया था। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मैडम जो है झंडा इन्होंने कहां पर में फहराया था। तो मैडम भिकाजी कामा ने जो झंडा है वो स्टुटगार्ट नाम की जो जगह थी वहां पर में फहराया था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। मैं देखता हूँ, अगर मान लीजिए वो क्वेश्चन मुझे मिल जाता है तो मैं आप लोगों के लिए वो क्वेश्चन भी लगा दूंगा। ठीक है, तब तक आप लोग आगे के आंसर्स करिए। तब तक इस क्वेश्चन का आंसर करिए कि स्थान पर लोकमान्य तिलक ने राजद्रोह के आरोप में सजा के लिए 6 साल की सजा काटी थी, उनको 6 साल के लिए भेज दिया गया था। कितने लोग हैं आप लोगों में से जो आईएएस ओएस बनना चाहते हैं? तो फिर आप लोगों को बना देते हैं आईएएस। एक एग्जाम का क्वेश्चन है जो आपको करवाते हैं, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में लोकमान्य तिलक जो थे, ठीक है, उनके ऊपर में देशद्रोह का आरोप लगाया गया था और देशद्रोह के आरोप में उनको मांडले जेल भेज दिया गया था। ठीक है, तो मांडले जेल के अंदर में इनको भेज दिया गया था। तो यहाँ पर में कोई भी दिया नहीं है मांडले जेल। ठीक है, मांडले जेल जो है आप लोगों का, मांडले जेल आप लोगों को मिलेगा म्यांमार के अंदर में, जो आज का मतलब उस समय में उसको बर्मा कहा जाता था। ठीक है, तो मांडले जेल के अंदर में भेजा गया था, मांडले जेल में। ठीक है, मांडले जेल के अंदर में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप लोग। तो नन ऑफ दी अबव इसका आंसर है आप लोगों का। तो लोकमान्य तिलक को जो है फ्रेंड्स मांडले बर्मा में भेज दिया गया था और 1,000 रुपए का उन पर फाइन लगाया गया था। 6 साल तक वो वहीं पे थे। ठीक है, तो जो जज थे जिन्होंने इनका ये आरोप इनके ऊपर में लगाया, जो सजा दी थी, वो थे दिनशॉ डावर। ठीक है, दिनशॉ डी डावर जो जज थे, उन्होंने उनको 6 साल की सजा सुना दी थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, अपने केसरी नाम के अखबार के अंदर में कुछ ऐसी चीजें लिखी थी जिसको देश विरोधी माना अंग्रेजों ने। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड। 4600 बच्चे जुड़ चुके हैं, केवल 400 बच्चे दूर है हम लोग 5000 के हमारे टारगेट से। ठीक है, वेयर डिड मैडम भिकाजी कामा होइस्ट द फर्स्ट ट्राई कलर फ्लैग इन 1907? बीपीएससी का क्वेश्चन है आपका, बताइए कि पहली बार उन्होंने झंडा फहराया था मैडम भिकाजी कामा ने, जिनको भारतीय क्रांति की जननी भी कहते हैं। इन्होंने पहला जो झंडा था, पहली बार तिरंगा जो है, ऑब्वियसली बात है आज जैसा नहीं दिखता था, वो कांग्रेस का तिरंगा था, उसको विदेशी धरती पर फहराया था स्टुटगार्ट नाम की जगह पे। ठीक है, तो ये जगह है आप लोगों की जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में 1907 के अंदर में इंदुलाल याग्निक को झंडा जो है तस्करी करके भारत वापस लेकर आ गए थे। तो ये क्वेश्चन याद रखेंगे स्टुटगार्ट के अंदर में। नाउ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप लोगों का देखिए बीपीएससी 2015 के अंदर में आया था। सभी लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर में कब आया था क्वेश्चन बीपीएससी प्रीलिम्स 2015 में। 66वीं बीपीएससी 2020 के अंदर में देखिए आप लोग ये क्वेश्चन। मैडम कामा ने भारत की त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? पेरिस में, लंदन में, स्टुटगार्ट में, जिनेवा में, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो यही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। जो बच्चा एग्जाम के लिए अच्छे से करेगा क्वेश्चन सॉल्व, वो आगे बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आंसर आप लोगों को हो जाएगा फ्रेंड्स स्टुटगार्ट। ठीक है, कब फहराया था इन्होंने? 1907 के अंदर में। स्टुटगार्ट नाम की जगह कहां पर में? जर्मनी के अंदर में। ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। तो 1907 के अंदर में स्टुटगार्ट जर्मनी के अंदर में उन्होंने झंडा फहराया था। ये क्वेश्चन का आंसर ये क्वेश्चन मैं आपको चैलेंज के रूप में दे रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करके बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है, आईएएस के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए आईएएस, ठीक है, आप लोगों का 2016 के अंदर में प्रीलिम्स के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का ये। ठीक है, ये आप देख भी सकते हो यहाँ पर मैं नीचे में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जीएस प्रीलिम्स 2000 इसके अंदर में आया, यूपीएससी के एग्जाम के अंदर में, तो 1907 में। इसके लिए फिर से आप लोग यहाँ पर में देखिए, मत करना, कुछ मत करना, कोने में खड़ी खड़ी देखते रहना तुम, मगर तुम कुछ मत करना, कुछ मत करना, कोने में खड़ी खड़ी देखते रहना तुम। ठीक है, आई होप अब आप लोगों को यहाँ पर में इसका आंसर समझ में आ गया होगा। ठीक है,
तो 1907 में जो सूरत विभाजन हुआ था, ठीक है, उसके पीछे का कारण क्या था? कारण था कि जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, गरम दल के जो लोग थे, ठीक है, उनका अंग्रेजों के साथ में नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथी मतलब गरमपंथी लोग, ठीक है, उन पर विश्वास का अभाव था, उनको विश्वास नहीं था। वो ऐश्वर्या राय बन गए थे, और ऐश्वर्या राय के सामने कौन था भाई यहाँ पर में? ठीक है, सलमान मत खान। करना, तो नरम दल वाले जो है कुछ वो मत सलमान करना, खान थे, कोने में खड़ी खड़ी देखते रहना तुम। ठीक है, ओके, चलिए। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर में, इस तरीके से। आप लोगों ने देखिए इस छोटे से मीम के जरिए आप लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, एग्जाम लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आप लोगों ने, कि एक्सट्रीमिस्ट जो थे, जो गरमपंथी लोग थे, उनको लैक ऑफ फेथ था, उनको भरोसा नहीं था, उनको लगता था कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, कोने में खड़े खड़े जो है देखते रहेंगे क्योंकि इनमें कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। मॉडरेट लोग जो है वो नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे ब्रिटिशर्स के साथ में, उनका अभाव था, जिसकी वजह से इनमें दूरियां बढ़ी और सूरत में स्प्लिट हो गया, कांग्रेस का बंटवारा हो गया, ठीक है। ये आप लोगों का बेसिकली क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर में हो जाएगा। ओके नाउ फ्रेंड, 69वीं बीपीएससी 23 सितंबर 2023 का क्वेश्चन, ठीक है। जो भी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर पेड क्लास के अंदर में कैसे जुड़े, तो मैं आपको बता दूं नीचे में नंबर चल रहा है, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हो, कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप कर दीजिए, या फिर टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पे चले जाइए, वहां से भी आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है, टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन के ऊपर में। 4523 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, बहुत पास है हम लोग हमारे 2000 लाइक्स के, 5000 लाइक्स के। जल्दी से हर एक बच्चा जो है, ठीक है, सेशन को लाइक एंड शेयर करता रहेगा, ताकि हम लोग इसी तरीके से जो है और भी बहुत सारे सेशंस करते रहे, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बात करूं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है, सबसे पहली बात आप लोगों ने ये याद रखना है, ये आया था आप लोगों का 1878 के अंदर में, 1878 में आया था। इसे लॉर्ड लिटन लेकर आया था। लॉर्ड लिटन ये वही जो है इंसान है, ठीक है, लॉर्ड लिटन, जिसने भारत के ऊपर में कई सारे जो है दमनकारी कानून लगाए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, जिसको गैगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, आर्म्स एक्ट लगाया था, दिल्ली दरबार भराया था इसने, ठीक है। इसको गैगिंग अधिनियम के नाम से भी जाना जाता था, बिल्कुल, क्योंकि ये दमनकारी कानून था, गैगिंग अधिनियम बोलते थे इसको। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लॉर्ड लिटन ने लगाया था इसको 1878 में। लेकिन एक अच्छा इंसान था, ठीक है, भगवान, मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको शांति, स्वरूपा, रेखा, जया, सुषमा सब कुछ दे इसको, जो जो इसको चाहिए, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन जो है उस अधिनियम को इसने निरस्त कर दिया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा वाला करेक्ट है? तो ए बी, मतलब 1 2 3 सारे के सारे यहाँ पर में सही है। तो एक एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त कर दिया था, ये क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट बनेगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना आप लोगों का डायरेक्टली इस तरीके से बनता है, यहाँ पर मैं कई सारे एग्जाम्स के अंदर में आया भी है। वर्नाकुलर एक्ट वाज रिपील्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है आप लोगों का कि कौन सा वायसराय था जिसने जो है रिपील कर दिया था। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल के एग्जाम के अंदर में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ भी चुका है आप लोगों का, ठीक है। अभी थोड़ी देर के अंदर में टीम उस क्वेश्चन को लगा भी देगी, ठीक है। चलिए, तो किसने हटाया था? लॉर्ड रिपन ने हटाया था, ये याद रखेंगे आप सभी, उसको हटा दिया था। गैगिंग एक्ट भी इसको बोलते हैं, क्योंकि दमनकारी कानून था, वरना लॉर्ड रिपन ने इसको हटा दिया था। नाउ फ्रेंड्स, खिलाफत आंदोलन किससे प्रभावित, किसने प्रारंभ किया? खिलाफत आंदोलन बेसिकली एक आंदोलन था जो भारत में स्टार्ट हुआ, ठीक है। जो तुर्की के जो सुल्तान थे, ठीक है, उनको हटाया जा रहा था, ठीक है, उनके पद से हटाया जा रहा था, उनके अधिकार छीने जा रहे थे। तुर्की के जो सुल्तान थे उनको खलीफा बोलते थे, और पूरे दुनिया भर के जो मुस्लिम थे उनके धर्म गुरु थे वो खलीफा। तो खलीफा के अधिकारों को हटाया, खत्म किया जा रहा था, तो उसके खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू किया था मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने। ये मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, मोहम्मद अली जिन्ना अलग है, मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है, गांधी जी के साथ ही थे ये भी, ठीक है। तो मोहम्मद अली और शौकत अली इन्होंने स्टार्ट किया था। देख सकते हो आप लोग 13th बिहार जूनियर जीएस के अंदर में और बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। तो कभी भी पूछा जा सकता है आप लोगों का ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आप लोगों का मैं पूछता हूँ। अभी अभी मेरे को जो है बस आपसे बात करते करते एक और क्वेश्चन मिल गया है, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। आपके बीपीएससी टीआरई का जो पेपर लीक हुआ था ना, ठीक है, जो कैंसिल हो गया था, उसका क्वेश्चन मुझे मिला है। किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया था? ठीक है, टीआरई 3 में 15 मार्च 2024 का क्वेश्चन है ये। देखिए आपकी एग्जाम जो भी चीज बता रहा हूं वो सभी इसके सभी आपके एग्जाम से स्पेसिफिक रिलेटेड है, आपके एग्जाम से रिलेटेड
जो बच्चा सेशन देखेगा, जो अच्छे से करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं देखेगा वो पीछे रह जाएगा। ठीक है, बाद में सोचेगा कि काश उस दिन पढ़ लिया हो तो जब दानी सर पढ़ा रहे थे, जब दानी सर ने कहा था कि हर एक बच्चा शेयर कर दो, सेशन को लाइक कर दो, फिर एक और सेशन कराऊंगा, काश उस दिन कर दिए होते शेयर, उस दिन कर दिए होते लाइक, तो आज शायद से और ज्यादा सेशन मिले होते और हमारा पेपर निकल जाता। ठीक है, तो ये आप काश ना रह जाए। तो 1878 के अंदर में जो है फ्रेंड्स उन्होंने कराया था लॉर्ड लिटन ने। देख सकते हो आप लोग, एग्जाम का क्वेश्चन है, जो बताया है वही एग्जाम के अंदर में आया भी है। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल के अंदर में 2021 में आया हुआ क्वेश्चन, 21 अप्रैल 2022 को ये शिफ्ट में आया था वन में। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जिस वायसराय ने लगाया था उसका नाम था, ठीक है, लिटन। ठीक है, लेकिन इसको हटाया किसने था? इसको हटाया था लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने इसको हटाया था। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी याद रखिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलेंगे आप लोग। कितने बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है? क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है, वो सेशन देख रहे हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप हर बच्चा जल्दी से सेशन को लाइक कर दे, ताकि आने वाले सेशंस भी आपको अच्छे से मिले। ठीक है, और हम और ज्यादा सेशंस यहाँ पर में कंडक्ट कर सके, क्योंकि पूरी टीम यहाँ पर में पीछे से मेहनत कर रही है आप लोगों के लिए, तो उनको भी मोटिवेशन मिलना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? बीपीएससी में भी आया हुआ है, यूपीपीसीएस में भी आया हुआ है क्वेश्चन। देखिए 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ था। ठीक है, अखिल भारतीय ऑल इंडिया खिलाफत सम्मेलन, खिलाफत आंदोलन जो है फ्रेंड्स ये 1919 में हुआ। ठीक है, खिलाफत आंदोलन भारत के मुसलमानों को जो खिलाफत आंदोलन था उससे जोड़ने के लिए, तो खिलाफत आंदोलन खिलाफत आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय खिलाफत सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, उसके अध्यक्ष चुने गए, ठीक है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, जबकि ये मुस्लिम आंदोलन था फिर भी महात्मा गांधी को इसका अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, ताकि हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल दी जा सके कि भारतीय मुस्लिमों का आंदोलन है, फिर भी महात्मा गांधी जो कि एक हिंदू है उनको यहाँ पर में अध्यक्ष चुना गया है, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। लेकिन यहाँ पर में एक को मिर्ची लगी थी। ठीक है, किसको मिर्ची लगी थी? जिसने इसका विरोध किया कि महात्मा गांधी को अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष क्यों चुना गया। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्टली आप लोगों से पूछा जाता, और मैं आपको प्रूफ के साथ में दिखा रहा हूँ कौन सी एग्जाम के अंदर में आया था। किसको बुरा लगा था कि महात्मा गांधी को अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष बना दिया गया था? किसने इसका विरोध किया था? डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का इसके अंदर में आया हुआ है फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल पीसीएस के 2020 के पेपर के अंदर में भी आया हुआ था ये क्वेश्चन आप लोगों का। और आगे में जो है अलग अलग जगहों के ऊपर में जो है वो और भी जगह पे हुआ था। ये खिलाफत सम्मेलन दिल्ली के अंदर में आयोजित हुआ था, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने। एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, एसएससी सीपीओ के एग्जाम के अंदर में आया था। ये सेशन हुआ कहा था? ये सेशन दिल्ली के अंदर में हुआ था। ठीक है, और मिर्ची किसको लगी थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना को मिर्ची लगी थी, इन्होंने विरोध किया था। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया था। ठीक है जी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे। मार्च 12 1930 को गांधी ने साबरमती आश्रम से अपना दांडी मार्च शुरू किया। ठीक है जी, ऐसा ही एक मार्च, ठीक है, ऐसी एक यात्रा मद्रास प्रेसिडेंसी में, मद्रास मतलब दक्षिण भारत के अंदर में, ठीक है, यहां पर में त्रिची नाम की एक जगह है। ठीक है, वहां से लेकर, ठीक है, आपका तिंडीवनम तक, ठीक है, त्रिची से तिंडीवनम तक वेदारण्यम मार्च निकाला था उन्होंने। वेदारण्यम मार्च उसको नाम दिया था। किसने आयोजित किया था वेदारण्यम मार्च? जैसे गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी, वैसे यहाँ पर में उन्होंने वेदारण्यम यात्रा निकाली थी। वेदारण्यम मार्च इसको बोला जाता है, त्रिची से दिंडीवनम तक। ठीक है, गांधी जी की तरह ही। तो 12 मार्च 1930 को इन्होंने ये शुरू किया था। ये थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, दक्षिण भारत के नमक सत्याग्रह के वयोवृद्ध नेता। जैसे गांधी जी ने ऊपर में उत्तर भारत में नमक सत्याग्रह चलाया था, वैसे ही दक्षिण भारत में इन्होंने चलाया था। ये क्वेश्चन बन सकता है, प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखिए आप सभी के सभी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है वेदारण्यम मार्च के नेता कौन थे? सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, हमारे आजाद भारत के पहले जो है गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल, सेकंड नंबर के गवर्नर जनरल थे ये आजाद भारत के, बट पहले भारतीय गवर्नर जनरल। इसके ऊपर में भी क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आप लोग यहाँ पर मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हो तो मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि इसके ऊपर में भी क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग। ठीक है, असहयोग आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? देखिए पारित किया गया था, ठीक है, ये बताना है आप लोगों ने। प्रस्तुत तो इसको किया गया था आप लोगों का जो है कलकत्ता अधिवेशन में, स्पेशल अधिवेशन में, बट इसको पारित कब किया गया अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, तो आप लोगों को याद रखना है नागपुर अधिवेशन में। मैं इसको पूरा का पूरा डिटेल में आपको बताता हूँ कैसे हुआ था ये और क्या हुआ था। ठीक है, क्योंकि एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर में। देखिए 1920 के अंदर में
2 सेशन हुए थे कांग्रेस के, ठीक है। आई थिंक इसमें ज्यादा अच्छे से दिखेगा आप लोगों को, ठीक है। 1920 में 1920 के अंदर में कांग्रेस के 2 सेशंस हुए थे, ठीक है। एक सेशन हुआ था आपका कलकत्ता में, ठीक है, सितंबर में हुआ था, सितंबर 1920 के अंदर में। ये स्पेशल सेशन था, स्पेशल सेशन, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसके अध्यक्ष जो थे वो थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय कभी चुनाव हारे थे क्या? अगर हाँ तो बताओ कब, अगर नहीं तो फिर ध्यान दो। नॉर्मल जो सेशन था वो हुआ था नागपुर के अंदर में, दिसंबर में हुआ था, दिसंबर 1920 के अंदर में नागपुर में हुआ नॉर्मल सेशन, ठीक है। ये जो सेशन था इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, वीर राघव चारियर, ठीक है, वीर राघव चारियर, ठीक है, वीर राघव चारियर। अब ये जो वीर राघव चारियर थे इन्होंने अध्यक्षता की। अब आप लोगों को ये बताना चाहता हूं मैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो प्रस्ताव था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, इसका प्रस्ताव रखा गया था सबसे पहले कलकत्ता में, लेकिन ये पास नहीं हो पाया, ठीक है। क्यों? क्योंकि चित्तरंजन दास जैसे जो लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया। चित्तरंजन दास ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन का विरोध किया था कलकत्ता अधिवेशन के स्पेशल सेशन में, ये पास नहीं हो पाया। फिर गांधी जी गए उनके पास में और उनसे कुछ ऐसा कुछ कहा होगा, ऐसा मैं इमेजिन करता हूँ। आप लोग बताना सही बात है कि नहीं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता उनसे क्या बात हुई, अब ऊपर जाएंगे कभी अगर मिले वो मेरे को, ठीक है, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा, अगर वो लोग भी आए होंगे उधर में तो मतलब बातचीत होंगी तो बताऊंगा। शायद मुझे लगता है ऐसी कुछ बातचीत हुई होंगी। देख चित्तरंजन, मेरे को पता है जब तू कॉलेज में था तो तेरी 2 गर्लफ्रेंड्स थी, अभी तेरी शादी हुई, भाभी को जाके बता दूंगा असहयोग आंदोलन को तू विरोध कर रहा है, कैसा करना अब तुम बताओ, ठीक है। तो बोला होगा अरे यार गांधी जी ये तो इमोशनल ब्लैकमेल है। बोले अब ब्लैकमेल तो ब्लैकमेल, वैसे तो मैं भूख हड़ताल करके भी ब्लैकमेल करता हूँ। आपको पता है कि चित्तरंजन दास जिन्होंने, ठीक है, जिन्होंने यहां पर में विरोध किया था नागपुर सेशन में, चित्तरंजन दास असहयोग आंदोलन के प्रस्तावक थे, प्रस्तावक प्रस्तावक बन गए वो, मतलब इन्होंने खुद ने प्रस्तुत किया कि मैं इसको प्रस्तावित करता हूं कि इसको लो करके, ठीक है। भाई जो इंसान विरोध कर रहा था अभी 2 महीने पहले वो अभी आके प्रस्तावक बन गया। इट जस्ट लाइक कि आपके पापा जो है बोल रहे कि इस खानदान में तो मैं तेरे शादी नहीं होने दूंगा, अपने बेटे को बोल रहे हैं। फिर वो अपने पापा के पास में जाता है, पापा बता दो बाजू वाली आंटी को आप जो है पिक्चर दिखाने लेके गए थे, अरे बेटा इसी से कराऊंगा तेरी शादी, तेरे मम्मी को भी मैं ही मनाऊंगा, ठीक है। ऐसा मान लीजिए, ऐसा कुछ तो भी ऐसा भी हुआ होगा, है ना फैज, ठीक है, हो सकता है ऐसा। तो इस तरीके से कुछ हुआ होगा। तो आप लोगों को बेसिकली याद क्या रखना है, ठीक है, जो एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आता है वो आता है इस प्रकार से कि किसने विरोध किया था। तो चित्तरंजन दास ने कलकत्ता अधिवेशन के अंदर में विरोध किया था, ये याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद में जो है प्रस्तावक कौन थे नागपुर अधिवेशन में जहां पर में ये पास हुआ, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। चित्तरंजन दास खुद प्रस्तावक थे, ये भी याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, सविनय अवज्ञा आंदोलन से जो सॉल्ट मार्च था त्रिचीपोली से वेदारण्यम तक, ठीक है, तो आपको बताना है कि इसको किसने लीड किया था, इसका नेतृत्व किसने किया था, जिसको आप लोग वेदारण्यम मार्च भी बोलते हैं, ठीक है, वेदारण्यम मार्च, ओके। तो त्रिची से वेदारण्यम तक इन्होंने मार्च निकाला था दक्षिण भारत मद्रास के अंदर में, तो वेदारण्यम मार्च भी इसको बोला जाता है। 5093 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपका 5000 प्लस लाइक्स के लिए। जल्दी जल्दी से जितने भी बच्चे जुड़े हुए अभी तक रुके हुए, ठीक है, जिन्होंने नहीं किया जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। चैनल को ऐसा कोई है तो नहीं जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया अब तक, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे फ्रेंड्स, ताकि आने वाले वीडियोस भी आप लोगों को मिलते रहे, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। नाउ फ्रेंड्स, वर्ष 1930 में सी राजगोपालाचारी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नमक कानून तोड़ा था? तो उस जगह के नाम पर ही इस आंदोलन का नाम पड़ गया। जैसे ठीक है, गांधी जी दांडी तक गए थे तो दांडी यात्रा उसका नाम पड़ गया था। ये वेदारण्यम तक गए थे तो वेदारण्यम यात्रा उसको बोला जाता है। वेदारण्यम नाम की जगह है मद्रास में, वहां पर में उन्होंने कानून तोड़ा था। अगस्त 1920 में बिहार कांग्रेस ने असहयोग प्रस्ताव पारित किया, जिसे किसने पेश किया था? देखो हर कोई प्रस्ताव जो होता है ना उसको कोई ना कोई प्रस्तुत करता है। तो असहयोग प्रस्ताव पारित किया गया था, उसको पेश किसने किया था, किसने इसको डाला था? बिहार कांग्रेस कमेटी। देखो
जब कांग्रेस कमेटी ऊपर में उसको पारित करती थी ना, उसके बाद में अलग अलग जो राज्यों की जो कमेटियां होती थी वो भी उसको पारित करती थी वैसे ही। ठीक है, चलिए तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का सिंपल सा हो जाएगा, धरणीधर प्रसाद और शाह मोहम्मद जुबैर जो थे उन्होंने क्या किया था फ्रेंड्स, इसको इंट्रोड्यूस किया था। शाह मोहम्मद जुबैर और धरणीधर प्रसाद इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, शाह मोहम्मद जुबैर 2 बार हो गया है। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी इसका आंसर जो है वो मोर देन वन ऑफ द वो ही होना है इसका आपका आंसर, कि किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो धरणीधर प्रसाद और शाह मोहम्मद जुबैर जो है उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इस जो है आप लोगों को याद रखना है, ओके, कि इसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, इस सेशन के बिहार कांग्रेस की जो मीटिंग हुई थी अगस्त 1920 के अंदर में, ठीक है, तो असहयोग आंदोलन की, तो इसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में आपको बताना है। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिगेन विद द फेमस दांडी मार्च। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो गांधी जी की जो है यहाँ पर में सविनय अवज्ञा आंदोलन था गांधी जी का। ठीक है, यहाँ पर मैं आई थिंक एक चीज है, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो आप लोगों का। ठीक है, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है आप लोगों का दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। ठीक है, सही बात है, गांधी जी की दांडी यात्रा हुई, उसी के बाद में तुरंत बाद में गांधी जी का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू हो गया। गांधी जी ने जो है यहाँ पर में अपने 60 साथियों के साथ में उन्होंने यात्रा स्टार्ट की थी, वो गलत है। गांधी जी कितने साथियों के साथ में गए थे अपने, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो गांधी जी जो है ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड, 78 साथियों के साथ में निकले थे, 78। ठीक है, 78 प्लस 1 खुद गांधी जी, ये गांधी जी है। ठीक है, ये गांधी जी, तो 78 प्लस 1 तो 60 साथियों के साथ में नहीं, 78 साथियों के साथ में गए थे, ये गलत है आपका। आप लोगों से क्या पूछा है, सही पूछा है गलत पूछा है, तो याद रखना था आप लोगों ने, आप लोगों से गलत पूछा है, नॉट करेक्ट, तो ओनली 2। कितने लोग हैं भाई जिन्होंने यहाँ पर मैं आंसर लगाया है प्रॉपरली। ठीक है, बी आंसर लगाया था, देखे तो कितने लोग हैं जिन्होंने आंसर लगाया बी। ठीक है, ए आंसर लगाने वालों की संख्या 80% है और बी आंसर लगाने वालों की संख्या जो है वो 10% है। ठीक है, अब लगा रहे आंसर, 10% लोगों ने आंसर लगाया था जब तक मैंने देखा उस समय तक। केवल आप लोगों ने कितने नहीं देखा, कितने लोग थे जिन्होंने नॉट नहीं देखा, हाथ ऊपर करो। नॉट देखना भूल गए, नहीं देखना भूल गए। एग्जाम में भी ऐसे ही होता है, ठीक है, कि आप नॉट या नहीं देखना भूल जाते हो। ओके, तो इसको भी याद रखना है आप लोगों ने कि इस तरीके की गलतियां ना हो आप लोगों के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के चापेकर भाइयों ने पुणे महाराष्ट्र में ब्रिटिश अधिकारी डब्ल्यू.सी. रैंड और उनके सैन्य एस्कॉर्ट लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या की थी। ठीक है, कौन से साल में की थी, जल्दी बताइए। ये इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि आपके टीआरई 3 के अंदर में भी आया था, बीपीएससी टीआरई 3 के एग्जाम के अंदर में, लीक पेपर में। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। देखिए मैं इसको आप लोगों को पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1897 के अंदर में क्या हुआ था, 22 जून 1897 को जो दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर जो थे, चापेकर बंधु, इन्होंने जो उस समय के प्लेग अधिकारी थे, ठीक है, डब्ल्यू.सी. रैंड, ब्रिटिश अधिकारी थे डब्ल्यू.सी. रैंड, उनको जो है फ्रेंड्स मार दिया था। और उनके साथ में जो उनके अंगरक्षक थे, ठीक है, लेफ्टिनेंट आयर्स्ट, उनकी भी हत्या हो गई थी उनके साथ साथ में। ठीक है, तो मतलब उनको गए थे वो डब्ल्यू.सी. रैंड को मारने के लिए। रैंड को मारने इसलिए गए थे क्योंकि पुणे के अंदर में प्लेग जब फैला हुआ था तो इसने बहुत कड़े कानून लगा दिए थे, लॉकडाउन टाइप का लगा दिया था उसने। अब उस समय के लोग मार सकते थे, ठीक है, आज के लोग अगर मान लो कि अधिकारियों ने लगाया तो आप थोड़ी ना जाके मारोगे, कोरोना फैला हुआ है भाई, तुम लॉकडाउन कैसे लगा दिए करके। ठीक है, तो उस समय में जो है फ्रेंड डब्ल्यू.सी. रैंड और कर्नल जो लेफ्टिनेंट आयर्स थे उनकी हत्या हो गई थी। ठीक है, तो आयर्स और डब्ल्यू.सी. रैंड इनकी हत्या हो गई थी बालकृष्ण हरि चापेकर और दामोदर हरि चापेकर, चापूकर बंधुओं के द्वारा। ठीक है, 22 जून 1897 को। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी। इसी के ऊपर में बेस्ड जो है क्वेश्चन आप लोगों का टीआरई 3 के अंदर में भी पूछा जा चुका है। टीआरई 3 के अंदर में इसी पर बेस्ड क्वेश्चन जो लीक पेपर था उसके अंदर में आया हुआ था आप लोगों का। ठीक है, इसीलिए आप लोगों से कह रहा हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में उपलब्ध है।
सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को इतना सारा मटेरियल दिया हुआ है। साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा अभी एक जो है इसके अंदर में मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार फिर से वो बता दीजिए कि क्या क्या ऑफर के अंदर में है। ठीक है, तो आप लोगों का जो है आप लोग नीचे में जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीचिंग परीक्षा के साथ में अभी जुड़ जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि लेट हो जाए आप लोग। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट के अंदर में दोगे और जो जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा वो क्वेश्चन के आंसर भी आप लोग बताते जाओगे मुझे जल्दी जल्दी से। ठीक है, आप लोग मुझे बताओगे कि मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसको कहा जाता है, भारत के अंदर में क्रांति की जननी, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, इंडियन रिवॉल्यूशन किसको कहा जाता है ये बताएंगे। सूरत स्प्लिट कौन से साल में हुआ था, सूरत स्प्लिट स्प्लिट ठीक है, सूरत का बंटवारा कौन से ईयर में हुआ था। ठीक है, ये बता दीजिए आप सभी के सभी। जो पेड वाले बच्चे हैं वो लोग ये भी बता सकते हैं कि सूरत कौन सी रिवर के किनारे पर है, ये बार बार आपको बताया हुआ है मैंने। ठीक है, ये प्लीज इसको भी आंसर कर दीजिएगा आप सभी के सभी। ओके, इसके अलावा आप लोग मुझे बताओगे कि जो वाई आई एम एन एथिस्ट, वाई आई एम एन, ठीक है, वाई आई एम एन एथिस्ट, ये पुस्तक किसने लिखी है। मैं एथिस्ट क्यों हूं, मैं जो है नास्तिक क्यों हूं, ये पुस्तक किसने लिखी है ये भी आप बता दीजिए मुझे कमेंट करके। जितने भी बच्चे यहाँ पर मैं अगले 5 मिनट के अंदर में कमेंट कर देंगे उन सभी लोगों का जो है हम क्या करेंगे, उनको हार्ट दे देंगे उनके। द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, ये पुस्तक के लेखक कौन थे ये भी आप बता दीजिएगा जल्दी से। ठीक है, भारतीय अशांति का जनक किसको कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको कहा जाता है ये आप लोग बता देंगे मुझे। ठीक है, कमेंट के अंदर में ये क्वेश्चंस के आंसर जितने भी बच्चे आंसर कर देंगे, ठीक है, नीचे में उन सभी लोगों को हार्ट दे दूंगा मैं अगले 5 मिनट के अंदर में। हर एक बच्चे ने आंसर करना। कितने बच्चे कमेंट के अंदर में आंसर कर देंगे जैसे ही सेशन खत्म होगा उसके तुरंत बाद में। ठीक है, आप सभी लोगों ने क्या करना है सेशन को, ठीक है, लाइक तो आप लोग कर ही दोगे, हार्ट दे आप लोगों ने इसके आंसर कर देने हैं सभी लोगों ने। ठीक है, हार्ट आपको मिल जाएगा अगले 10 मिनट तक। मैं इस सेशन के खत्म होने के अगले 10 मिनट बाद तक मैं आपके साथ में नीचे में रहूंगा कमेंट के अंदर में, कमेंट बॉक्स के अंदर में। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, इसको रिफ्रेश करोगे और कमेंट बॉक्स में आकर आप लोगों को पूरा का पूरा आंसर करना है। साथ ही साथ आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों का रिपब्लिक डे सेल चल रहा है। जितने भी बच्चे जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं कोई भी कोर्स में जुड़ सकते हैं आप लोग। आप लोगों के लिए मिनिमम टाइम ऑफर है यहाँ पर में, जो 2000 रुपए का कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा आज रात 12 बजे तक जितने भी लोग ले लेंगे। फिर बात लीजिए आपको कल इच्छा होती है आपकी लेने की तो आप लोगों के लिए आपको अलग से जो है 2000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, कोर्स परचेस करने के बाद में 9322054840 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है अपने रजिस्टर्ड नंबर से। ठीक है, टीम वेरीफाई कर लेगी। ठीक है, 26 तारीख के मतलब 11:49 से पहले आप लोगों को कर लेना है ट्रांजेक्शन। ठीक है, तभी आपको ये 60% ऑफ भी मिलेगा और ये वाला कोर्स भी आपको मिलेगा साथ में। ठीक है, और साथ ही साथ आपको बता दूं अगर कोई जुड़ना चाहते हैं तो 9697888844 इस नंबर पे कॉल कर सकते हो आप लोग। ठीक है, या फिर 7611101101 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप लोग। तो कॉल और व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हो आप लोगों के लिए। ठीक है, जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट के अंदर में आंसर कर देंगे। यहाँ चैट बॉक्स में तो आप आंसर कर ही रहे हो, नीचे में कमेंट में भी सारे के सारे आंसर करेंगे आप सभी के सभी। ठीक है, ये आंसर कहाँ करोगे आप लोग, कमेंट के अंदर में नीचे में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच नीलोफर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्यारे से कमेंट के लिए। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिए, जहां भी शेयर कर सकते हो वहां शेयर भी कर देंगे। मैं देख रहा हूँ कि कितने बच्चे आंसर करेंगे नीचे में। ठीक है, चलिए मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के कमेंट्स का। अभी मैं जा रहा हूँ आप लोगों के इस वीडियो के अंदर में और वहां पर मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ। तो जल्दी जल्दी से जाकर इन सारे क्वेश्चंस के आंसर का आप लोग क्वेश्चंस के आंसर लगा दीजिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, चलो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू। बता दीजिएगा कि क्या आप लोग चाहते हो कि अगले हफ्ते भी ऐसी ही कोई एक धमाकेदार क्लास ले हम लोग, ठीक है, जिसके अंदर में एक और टॉपिक हम लोग करें, वो भी आप लोग मुझे बता दीजिएगा कमेंट के अंदर में। ठीक है।